तो हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है लो डोज रेट ब्रैकीथेरेपी। तो आज हमारी ब्रैकीथेरेपी सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है। आई होप आप इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें अपने क्या आता है, रूल्स ऑफ इम्प्लांटेशन एंड डोज स्पेसिफिकेशन। तो इसमें अपन ये टॉपिक है अपना और इस चैप्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ब्रैकीथेरेपी क्या होती है? ब्रैकीथेरेपी इज अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच सील रेडियो एक्टिव सोर्स आर यूज टू डिलीवर रेडिएशन एट अ शॉर्ट डिस्टेंस बाय इंटरस्टिशियल इंटरकैविटी एंड सरफेस एप्लीकेशन। ब्रैकीथेरेपी एक ऐसा मेथड है ट्रीटमेंट का जिसमें अपन रेडियो एक्टिव सोर्सेज को क्या करते हैं, रेडिएशन डिलीवर करवाते हैं ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब अपन क्या डायरेक्ट ही ट्यूमर की है ना साइड पे रख देते हैं, है ना। तो इसमें क्या अपन ट्यूमर और जो डोज होती है, मतलब जो अपना रेडियो एक्टिव सोर्स है उसके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ी सी 1.5 सेंटीमीटर बढ़ने पर रैपिड डोज फॉलो ऑफ होता है। तो अपन बहुत ही छोटी डिस्टेंस है ना, लेस देन 1 सेंटीमीटर अपन रखते हैं। इंटरस्टिशियल इंटरकैविटी, इंटरस्टिशियल मतलब वो है ना बॉडी के अंदर, इंटर कैविटी मतलब कैविटी के अंदर, और सरफेस मतलब ऑन द सरफेस अपन रेडियो एक्टिव सोर्सेज को रखते हैं। विद द मोड ऑफ थेरेपी आ हाई रेडिएशन डोज कैन बी डिलीवर लोकली टू द ट्यूमर विद रैपिड डोज फॉलो ऑफ द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। तो जैसे ही अपन इस टाइप से डोज को रखते हैं कि वो ट्यूमर को मैक्सिमम डोज मिले, और जैसे ही नॉर्मल टिश्यूज़ की तरफ आए तो वो क्या है, डिस्टेंस बढ़ने पर क्या है, रैपिड डोज फॉलो ऑफ हो जाए। इन द पास ब्रैकीथेरेपी वॉज कैरिड आउट मोस्टली विद रेडियम और रेडॉन सोर्सेज। ठीक है, तो पहले जो ब्रैकीथेरेपी यूज़ करते थे वो कैसे यूज़ करते थे, इट यूजेस विथ मोस्टली ऑफ रेडियम और रेडॉन सोर्सेज। करंटली अपन यूज़ कैसे करते हैं, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियो न्यूक्लियोटाइड, जिसमें अपन सीजियम 137, इरेडियम 192, ऑरियम 198, आयोडीन 125 एंड पैलेडियम 103 अपन मोस्ट कॉमनली यूज़ करता है। ठीक है, तो टेक्निकल डेवलपमेंट इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स हैव स्टिमुलेटेड इन इंक्रीज इन ब्रैकीथेरेपी, द इंट्रोडक्शन ऑफ द लो एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो अपने टेक्निकल डेवलपमेंट्स क्या हुई धीरे धीरे, है ना। ब्रैकीथेरेपी में कैसे, पहले तो लो एनर्जी सोर्सेज, ऐसे सोर्सेज जो कि लो एनर्जी धीरे धीरे अपन को रेडिएशन प्रोवाइड करे ताकि अपन इसको लंबे समय तक के लिए इम्प्लांट कर सके। आफ्टर लोडिंग डिवाइस, ठीक है, टू रिड्यूस पर्सनल एक्सपोजर। तो अपन ने क्या है, आफ्टर लोडिंग डिवाइसेस का प्रयोग करा जिससे पर्सनल एक्सपोजर है वो कम हो। ठीक है, ऑटोमेटिक डिवाइसेज और रिमोट कंट्रोल टू डिलीवर और कंट्रोल रेडिएशन एक्सपोजर फ्रॉम हाई एक्टिविटी सोर्सेज। ऐसे ऑटोमेटिक डिवाइसेस बनाए जो कि क्या करते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं और उनको क्या है, हाई एक्टिविटी सोर्सेज पे, है ना, मतलब हाई एक्टिविटी सोर्सेज को क्या है कंट्रोल करके क्या सही से इम्प्लांट कर देते हैं। और थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आर यूज एज अल्टरनेटिव टू इंटरस्टिशियल इम्प्लांट, ब्रैकीथेरेपी कंटिन्यूज टू रिमेन इंपॉर्टेंट मोड ऑफ थेरेपी। ठीक है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांट्स की जगह अपन इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रैकीथेरेपी अब भी बहुत इंपॉर्टेंट मोड है थेरेपी का। या तो अपन इसको सादा यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल बीम के साथ कॉम्बिनेशन में अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना क्या आता है, पहले देखो अपन बात करें तो अपना जो ब्रैकीथेरेपी है वो बेसिकली अपने कई जैसे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो अपना क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रैकीथेरेपी ये आ जाता है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रैकीथेरेपी में अपने आता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रैकीथेरेपी क्या बोलता है कि अपन जो ब्रैकीथेरेपी है उसके अंदर अपन दो टाइप से पहले बात कर सकते हैं। पहला अपना होता है डोज, है ना। पहले अपन बात करते हैं डोज ड्यूरेशन के हिसाब से। तो जो डोज ड्यूरेशन होता है, तो जो डोज ड्यूरेशन होता है उसके हिसाब से अपन दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक होता है अपना टेम्पररी, ठीक है, और एक होता है अपने पास परमानेंट। तो टेम्पररी सोर्सेज क्या होता है, जो अपन ने अगर मान लो पूरी बॉडी में अगर अपन ने थोड़ी देर के लिए डाल लिए, है ना, और फिर क्या होता है जब ज़रूरत होती है तो अपन उनको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, टेम्पररी क्या होता है। और परमानेंट क्या होता है, जिसमें अपन बहुत लो एनर्जी सोर्सेज को अपन इस्तेमाल करते हैं, इसमें बॉडी में डालते हैं तो धीरे 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 वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हैं। ठीक है, ये अपना टेम्पररी और इम्प्लांट वाला कंसेप्ट है। दूसरा आता है अपना डोज रेट के हिसाब से। तो जो अपना डोज रेट के हिसाब से होता है वो होता है अपने पास एक तो होता है एलडीआर, एक होता है अपना एलडीआर मतलब क्या होता है, लो डोज रेट ब्रैकीथेरेपी। दूसरा होता है जिसमें अपना
LDR के अंदर 0.2 to 0.5 के आसपास होता है। दूसरा अपने होता है MDR। तीसरा होता है अपने पास HDR। MDR का मतलब मीडियम डोज रेट ब्रैकीथेरेपी। फिर होता है अपना HDR। HDR के अंदर जो अपनी डोज होती है वो कैसी होती है, ग्रेटर देन होती है अपने पास 12 ग्रे के आसपास, ठीक है। और फिर आता है अपने पास PDR, ठीक है। ये अपने पास 4 डोज रेट मौजूद होती है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर आता है अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स इम्प्लांटेशन। तो सोर्स इम्प्लांटेशन के पास अपने पास 3 चीज़ें आती है। पहला होता है सोर्स इम्प्लांट में आ गया अपने पास, सबसे पहले आ गया इंटरस्टिशियल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी। फिर उसके अंदर आता है अपने पास इंट्रालुमिनल। फिर आता है अपने पास इंट्रा कैविटी, ठीक है। इसके अंदर क्या अपन कैविटी में डालते हैं। और फिर आता है अपने पास इंट्रा ऑपरेटिव, ठीक है। तो ये अपने 4 टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ सोर प्लेसमेंट ये चीज़ बटी होती है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स लोडिंग, ठीक है। तो अगर अपन बात करें सोर्स लोडिंग के हिसाब से, तो अपने पास एक तो आता है प्री लोडेड और एक होता है अपने पास आफ्टर लोडेड ब्रैकीथेरेपी, ठीक है। तो ये अपने पास 4 टाइप से बटी होती है। पहले तो क्या होती है अपने डोज रेट के हिसाब से, है ना। दूसरा क्या होता है, ये देखो डोज रेट के हिसाब से बांट लिया। दूसरे में अपन ने किससे बांटा है इसको, ये सोर्स प्लेसमेंट के हिसाब से बांट लिया। इसमें फिर अपन ने सोर्स लोडिंग के हिसाब से बांट लिया। और एक अपना डोज डिलीवरी के हिसाब से भी अपन बांट देते हैं। एक तो होता है अपने पास टेम्पररी और एक होता है अपने पास परमानेंट, ठीक है। तो ये अपने 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने रेडियो एक्टिव सोर्सेज का। तो रेडियो एक्टिव सोर्सेज में क्या आ रहा है कि एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ 1898 रेडियम हैज़ बीन मोस्ट कॉमनली यूज आइसोटोप इन द ब्रैकीथेरेपी। तो अपना जो रेडियम है वो क्या हो रहा है, मोस्ट कॉमनली यूज आइसोटोप इस्तेमाल करा जा रहा है अब क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप के स्पेशल एडवांटेज है कुछ सिचुएशन में, जैसे उनकी गामा एनर्जी के स्पेसिफिकेशन के लिए, सोर्स फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, सोर्स साइज़ ज़्यादा होता है हाफ लाइफ के हिसाब से, ठीक है। रेडियम की अगर मैं बात करूँ तो अब रेडियम अपन ज़्यादा इस्तेमाल मतलब बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन अगर अपन ज़्यादातर इसकी फिज़िक्स का इस्तेमाल करते हैं तो अपन जितनी भी कैलकुलेशन में करते हैं तो पहले के रेडियम का ही अपन इस्तेमाल करके इसकी फिज़िक्स वगैरह मतलब जो डोज कैलकुलेशन है वो इसी का इस्तेमाल करके करते हैं। ऑल्सो वास्ट अमाउंट ऑफ क्लिनिकल डेटा पेनिट्रेटिंग टू रेडियम थेरेपी एक्सिस्ट इन लिटरेचर विच आर ऑफ्टन यूज बाय क्लिनिकल टू कंपेयर ट्रीटमेंट आउटकम डोसेज स्पेसिफिकेशन द मॉडर्न ब्रैकीथेरेपी, ठीक है। तो जो क्लिनिकल डेटा है वो भी इसी का ही अपने पास ज़्यादा है। तो आज के टाइम पे भी क्लिनिशियंस इसको बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। रेडियम क्या 6 मेंबर है यूरेनियम सीरीज़ का, जो कि यूरेनियम 238 से स्टार्ट होता है और स्टेबल लीड 206 पे आके ख़त्म होता है। तो रेडियम डिसइंटीग्रेटेड होता है हाफ लाइफ पे, जिसकी होती है 1600 ईयर, और वो क्या फॉर्म करता है, रेडॉन, ठीक है। तो जो रेडियम है तो वो क्या फॉर्म पड़ता है 1600 के बाद रेडॉन, और साथ में क्या रिलीज़ करता है, हीलियम गैस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर अपने क्या होता है, द प्रोडक्ट इंक्लूड्स द न्यूक्लियस रेडॉन इज हैवी इनर्ट गैसेज दैट टर्न आउट डिसइंटीग्रेशन टू डॉटर प्रोडक्ट्स एज शोन इन फिगर 2.3 एज अ रिजल्ट ऑफ डिके प्रोसेस द रेडियम टू स्टेबल लीड एटलीस्ट 49 गामा रेज फॉर प्रोड्यूस टू, ठीक है। तो जब रेडियम जब लीड में प्रोड्यूस मतलब ये इस लीड पर आके स्टेबल होता है तो कितनी गामा रेज निकलती है, 49 गामा रेज। उनकी एनर्जी कितनी होती है 0.1842 टू 2.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एवरेज एनर्जी ऑफ द गामा रे इन द रेडियम विद इक्विलिब्रियम विद डॉटर प्रोडक्ट इज फिल्टर बाय 0.5 mm ऑफ प्लेटिनियम इज 0.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मान लो रेडियम क्या होता है, अगर डॉटर प्रोडक्ट के साथ अगर इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, और फिल्टर करता है 0.mm। अपन क्या है प्लास्टिक वो प्लेटिनियम की अपन सोर्स शील्डिंग कर देता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो गामा रे की एनर्जी होती है कितनी होती है 0.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिल्ट्रेशन ऑफ 0.5 mm प्लेटिनियम प्रोवाइडेड बाय द सोर्स की सफिशिएंट टू ऑब्जर्व ऑल द अल्फा पार्टिकल एंड मोस्ट ऑफ द बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो अपन ने
जो अपन 0.5 mm प्लेटिनियम अपन यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी होता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल जो कि रेडियम एमिट करता है उसके डॉटर प्रोडक्ट्स एमिट करता है उसको एब्जॉर्ब करने के काबिल होता है। ठीक है, तो अपने पास सिर्फ गामा रेज ही निकलते जो कि अपनी थेरेपी में काम में आ जाती है। Because of the half-life of radioactive decay is much greater for radium-226 than of any of its daughter product, the radium, which is placed in a seal counter, achieve a secular equilibrium with its daughter. ठीक है, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी की डिके की ज़्यादा होती है रेडियम 226 की फॉर एनी ऑफ द डॉटर। तो क्या होता है जब अपन इसको सील कंटेनर में रखते हैं तो एक सेक्युलर इक्विलिब्रियम में आ जाता है विथ इट्स डॉटर। द टाइम रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम इज अप्रॉक्सीमेटली 1 month फ्रॉम द टाइम ऑफ इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आयोडीन 125 का आपको पता होना चाहिए 59.4 डेज होती है ना। और आपको एक तो ये पता होना चाहिए, एक आपको रेडियम का पता होना चाहिए। रेडियम की कितनी होती है अपने पास 1600 ईयर्स होती है। रेडॉन की नहीं, कोबाल्ट की आप याद कर लो 5.26 ईयर्स की। सीजियम की आपको याद करनी चाहिए 30.0 ईयर्स की। इरिडियम की आपको याद होनी चाहिए 73.8 डेज़ की। ठीक है, गोल्ड की आप रहने दो 2.7 डेज़ की। एक लीड की भी आप याद कर लो 17 दिन की। ठीक है, सोर्स कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट अपना आता है सोर्स कंस्ट्रक्शन। तो रेडियम क्या होता है, सप्लाइड मोस्ट ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ रेडियम सल्फेट और रेडियम क्लोराइड एट इज मिक्स विद इनट फिल्टर एंड लोडेड इनटू सेल्स ऑफ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 mm इन डायमीटर। तो अपना जो रेडियम होता है इसको अपन किस में करते हैं, अपन रेडियम सल्फेट या रेडियम क्लोराइड में अपन फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि अपन इनर्ट फिलर और इसको सेल में लोडेड करते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 1 mm डायमीटर में होता है। ये सेल मरले बने होते हैं 0.1 to 0.2 mm थिक गोल्ड के और इसको अपन सील्ड करते हैं टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ रेडॉन गैस। सील्ड सेल से इनको अपन लोडेड करते हैं टू द प्लेटिनम शीट जिसको अपन सील्ड कर देता है। ठीक है, रेडियम सोर्सेज आर मैन्युफैक्चर एज निडल्स और ट्यूब्स एंड वैरायटी ऑफ लेंथ और एक्टिविटीज़। ठीक है, तो अपन को लीड या ट्यूब्स के अंदर कर देते हैं जो कि वैरायटी ऑफ लेंथ और एक्टिविटीज़ के अंदर काम में आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोर्स स्पेसिफिकेशन। तो रेडियम सोर्सेज को अपन स्पेसिफाइड कर सकते हैं बाय देयर एक्टिव लेंथ। ठीक है, मतलब क्या होता है दैट इज बिटवीन द टू एंड ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल। तो कोई भी दो रेडियो एक्टिव मटीरियल के बीच की जो लेंथ होती है, जैसे मान लो दे रखा है क्या, चलो नहीं दे रखा, मान लो एक रेडियम का सोर्स यहाँ है ना, एक रेडियम का सोर्स यहाँ, उसके बीच की जो लेंथ होती है वो अपनी क्या कहलाती है, एक्टिव लेंथ कहलाती है। फिजिकल लेंथ क्या होती है, मान लो अगर ये सोर्स अगर किस कैप्सूल में बंद है तो उस फिजिकल कैप्सूल के अंदर की जो एक्चुअल की लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो द एक्चुअल एंड सोर्स के उसकी बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फिजिकल स्ट्रेंथ। द एक्टिविटी और स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स, ये सोर्स की एक्टिविटी है ना, इस सोर्स की एक्टिविटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। मिलीग्राम ऑफ द रेडियम कंटेंट, कि इसके अंदर कितने मिली mg का रेडियम कंटेंट भरा हुआ है। फिल्ट्रेशन, आपको फिल्ट्रेशन पता होना चाहिए। ट्रांसफ़र थिकनेस ऑफ द कैप्सूल वॉल। ठीक है, एक तो फिल्ट्रेशन की, इसमें मान लो प्लेटिनियम की अगर मैं कोटिंग कर दूँ तो इसके ऊपर जो फिल्ट्रेशन है वो कितने का लग रहा है ना। और ट्रांसफ़र थिकनेस, ठीक है, जो कैप्सूल की जो ट्रांसफ़र थिकनेस है इस पर भी डिपेंड करता है। यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ प्लेटिनियम। लीनियर एक्टिविटी ऑफ द सोर्स कैन बी डिवाइडिंग द एक्टिविटी बाय इट्स एक्टिव लेंथ। ठीक है, तो अपन लीनियर एक्टिविटी को अपन कैसे पता कर सकते हैं, जिसमें अपन एक्टिविटी को एक्टिव लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। फॉर स्टूड 3 टाइप ऑफ रेडियम निडल्स यूज फॉर इम्प्लांट निडल्स फॉर यूनिफॉर्म लीनियर एक्टिविटी। तो उसमें अपन इम्प्लांट्स के लिए कौन से यूज़ करते हैं, पहले तो यूनिफॉर्म लीनियर एक्टिविटी के निडल्स यूज़ करते हैं। ऐसे निडल्स यूज़ करते हैं इसकी हाई एक्टिविटी हो एक एंड की, है ना, इंडियन क्लब वाली। ये देखो, ये एक तो जैसे मान लो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वाले के अंदर क्या करते हैं अपन, एक सेकेंड, हाँ, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, सेम होती है ना, लीड एक्टिव मतलब ये एक्टिविटी। और फिर अपन क्या करते हैं, इनकी हायर, जैसे मान लो इनकी अगर किसी एक एंड पे हायर एक्टिविटी है तो इसको अपन क्या यूज़ करता है, अपन ऐसा इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इंडियन क्लब। और एक अगर अपने अगर आप मान लो दोनों साइड में, मतलब एक तो यहाँ और एक अपनी यहाँ, मतलब अगर अपनी दोनों साइड में लीड एक्टिविटी मतलब अपनी एक्टिविटी ज़्यादा है तो अपन इसको इस्तेमाल करते हैं ऐसा डम्बल, है ना, और मतलब इसका नाम है डम्बल। और इसकी क्या खास बात है, इसकी हाई एक्टिविटी होती है बोथ साइड में। ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर एक्टिविटी निडल्स में भी फुल इंटेंसिटी, इनकी इंटेंसिटी अगर यूनिफॉर्म लीड है तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी सेम ही होगी, है ना।
तो इसकी फुल इंटेंसिटी कितनी होती है 0.66 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर, और हाफ इंटेंसिटी और इनकी क्या होती है आधी इंटेंसिटी भी हो सकती है 0.33 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर। नीडल्स आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड विद लीनियर एक्टिविटीज ऑफ 0.5 एंड 0.25 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो लीनियर एक्टिविटीज। ट्यूब्स ऑफ इंटरकैविटी एंड मोल थेरेपी आर यूजली फर्निश विद मल्टीपल टाइप्स ऑफ 5 मिलीग्राम ऑफ रेडियम फिल्ट्रेटेड बाय 1 mm ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं जो इंटरकैविटी और मोल थेरेपी है तो उसमें मल्टीपल 5 ग्राम ऑफ रेडियम को अपन 1 mm ऑफ प्लेटिनम में फर्निश कर देता है। टू टेस्ट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ्टो रेडियोग्राफी ऑप्टिमल प्लेसिंग द सोर्स ऑन अनएक्सपोर्ड एक्सरे फिल्म। ठीक है, तो अपन एक ऑटो रेडियोग्राफ ले लेते हैं इसमें सोर्स को अनएक्सपोर्ड एक्सरे फिल्म, और लॉन्ग टाइम के बाद अपन देखते हैं भाई कितनी डार्कनिंग हो रही है फिल्म में। तो सोर्स को अपन रेडियोग्राफ करते हैं सेम टाइम में, तो फिजिकल डायमेंशन ऑफ द सोर्स सुपर इम्पोज ऑन द रेडियोग्राफ। तो फिजिकल डायमेंशन क्या होती है वो ऑटो रेडियोग्राफ पे आ जाती है। फिगर 15.2 शोज एन ऑटो रेडियोग्राफ। ठीक है, तो अपन ये देखो ये अपना फिगर आ रहा है ना, अपन ने रेडियो एक्टिव सोर्सेज को एक फिल्म में रखा है ना, ऑटो रेडियोग्राफ पे रखा, और इससे अपन को पता लग गई सोर्स की शेप। सोर्स ऑब्टेन वेट मैनर द अनएक्सपोज फिल्म में भी एक्सपेंड इन डेंसिटोमेट्री ऑब्टेन द ऑप्टिकल डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अपन ने डेंसिटोमेट्री में डाली है, अपन को डेंसिटी पता लग गई, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड असेस फ्रॉम सच डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है अपना एक्सपोजर रेट कांस्टेंट। एक्सपोजर रेट कांस्टेंट का मतलब क्या आता है द एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड एमिटिंग फोटोन इज रिलेटेड टू द एक्सपोजर रेट बाय द एक्सपोजर रेट कांस्टेंट। ये क्या बोल रहा है कि जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड की जो एक्टिविटी है ना, जो कि फोटोन एमिट कर रहा है, ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है, किससे रिलेटेड होती है अपनी एक्सपोजर रेट से। ठीक है, जो कितनी एक्सपोजर रेट हो रही है। तो ये कुछ टर्म्स है जिनको अपन को याद रखना है ना, बाय द एक्सपोजर रेट कांस्टेंट। ये तो इसमें आता है अपना एक्सपोजर रेट कांस्टेंट। एक्सपोजर रेट कांस्टेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, है ना। तो ये एक्सपोजर रेट कांस्टेंट इसमें बनाया जाता है। ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एक्सपोजर इन ब्रैकीथेरेपी द कांस्टेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकली इक्वल टू द एक्सपोजर रेट इन। ठीक है, तो इसमें ब्रैकीथेरेपी में कांस्टेंट ये जो होता है किसके बराबर होता है एक्सपोजर रेट इन रोंजन पर आर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, ये कितना एक्सपोजर रेट हो रहा है ना रोंजन पर आर इन 1 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 मिली क्यूरी पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अपन को पता होना चाहिए। ये जो एक्सपोजर रेट कांस्टेंट है इसकी डेफिनेशन आ जाए तो अपन को क्या पता होना चाहिए, ये जो कांस्टेंट है ये यूजुअली एक्सप्रेस करता है न्यूमेरिकली इक्वल होता है एक्सपोजर रेट। अगर अपन एक्सपोजर रेट ले 1 सेंटीमीटर इन रोंजन पर आर एट 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 मिली क्यूरी पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो आपको एक सेकेंड ये बता ही देते हैं इसमें जो एक्सपोजर रेट कांस्टेंट है, एक्सपोजर रेट कांस्टेंट ये हो गया अपने पास। पहली बात तो एक्सपोजर रेट है ना, एक्सपोजर रेट ये किस में रिप्रेजेंट हो रहा है अपने पास रोंजन पर आर में। ठीक है, एक तो अपन इसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं रोंजन पर आर, है ना, एक तो इसमें रिप्रेजेंट हो गया, और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें हो गया 1 सेंटीमीटर, है ना, डिस्टेंस ले लिया अपन ने 1 सेंटीमीटर, और सोर्स क्या ले लिया अपने पास 1 मिली क्यूरी। ठीक है, मिली क्यूरी रेडियम सोर्सेस। इन केस ऑफ रेडियम द सोर्स स्ट्रेंथ इज स्पेसिफिकेशन इन द टर्म्स ऑफ मिलीग्राम ऑफ रेडियम इंस्टेड ऑफ मिली क्यूरी। ठीक है, तो इसमें अपन क्या यूज़ करते हैं, अपन सोर्स स्ट्रेंथ को मिलीग्राम ऑफ रेडियम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है अपने पास ICRU। ठीक है, ICRU ने अपने क्या होते हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन यूनिट और मेजरमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेडिएशन मेजरमेंट क्या बताती है कि इसके अंदर ये बोलती है कि जो एक्सपोजर रेट कांस्टेंट है रेडियम फिल्ट्रेटेड बाय 0.5 mm प्लेटिनियम। ठीक है, जो अपना एक्सपोजर रेट कांस्टेंट है रेडियम का जो कि फिल्टर करा गया है 0.5 mm प्लेटिनियम में, इसको अपन कैसे कितना लेंगे 8.25 रोंजन सेंटीमीटर स्क्वायर पर आर पर मिलीग्राम के हिसाब से लेंगे। तो एक्सपोजर रेट कांस्टेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो रेडिएशन विथ अदर फिल्ट्रेशंस। ठीक है, अपन इसको फिल्ट्रेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
और इसमें आता है अपने पास with this value are relative to relative transmission measurement प्लेटिनम थिकनेस बस से नॉर्मलाइज, ठीक है। तो इसमें प्लेटिनम की थिकनेस को अपन नॉर्मलाइज कर देते हैं और अपन जो एक्सपोजर रेट कांस्टेंट होता है वो अपन 8.25 लेते हैं फॉर 0.5 mm प्लेटिनियम, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेडॉन हैज़ार्ड। तो रेडॉन हैज़ार्ड क्या होता है? लीकेशन ऑफ रेडॉन गैस फ्रॉम द रेडियम सोर्स रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट हैज़ार्ड इफ सोर्स इज ब्रोकन, ठीक है। अगर अपना सोर्स ब्रोकन हो जाता है तो अपना क्या हो गया? रेडॉन गैस लीकेज हो जाएगी। जो सोर्सेज आर हाउएवर डबल एनकैप्सुलेटेड टू प्रिवेंट सच अकरेंस। तो इसकी वजह से अपन क्या करते हैं, जो सोर्स होता है जिसको अपन डबल एनकैप्सुलेटेड करते हैं, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ सील्ड वैक्यूम सोर्स ड्यू टू प्रेशर बिल्डअप ऑफ हीलियम गैस। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो सील्ड रेडियम सोर्स है उसके अंदर हीलियम गैस बनेगी, प्रेशर बनता है तो अल्फा पार्टिकल, तो ये अपन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो when we calculated the source encapsulated in helium may remain safe sealed for more than 400 ईयर। मैंने ये बोला था कि जो इसके अंदर प्लेटिनियम सोर्स है वो इसको 400 साल तक इसको बांध के रख सकता है, ठीक है। अब मेरे पास एक्सपोजर रेट कांस्टेंट, देखो अपना थोड़ा सा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अपन पढ़ ही लेते हैं। पहले तो ICRU ने एक्सपोजर रेट कांस्टेंट को अपने डिफाइन करा। एक्सपोजर रेट कांस्टेंट क्या हो गया? एल स्क्वायर अपन ए अपॉन dx/dt। तो dx/dt क्या होता है? एक्सपोजर रेट ड्यू टू फोटोन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन सिग्मा, ठीक है, एट डिस्टेंस एल फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ऑफ एक्टिविटी ए, ठीक है। एल क्या है? पॉइंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस, और एक्टिविटी स्पेशल यूनिट क्या होती है? रॉन्जन मीटर स्क्वायर पर आवर पर क्यूरी, है ना। ICRU ने रिकमेंड करा एयर कर्मा डोज को ICRU ने रिप्रेजेंट करा, है ना। और इसको बनाया इंस्टेड ऑफ एक्सपोजर रेट कांस्टेंट, इसको अपन एल स्क्वायर है अपन एक्सपोजर रेट कर्मा अपॉन dt अपन ने इसको बनाया, ठीक है। ये अपना बाद में भी आ जाएगा शायद। सीजियम के बारे में बात करें तो सीजियम 137 एक गामा रे एमिटिंग रेडियो आइसोटोप है जिसको अपन रेडियम के सब्स्टिट्यूट में अपन इस्तेमाल कर सकते हैं इन इंटरस्टिशियल इंटरकैविटी ब्राकीथेरेपी। तो अपन इसके अंदर इंटरस्टिशियल इंटरकैविटी ब्राकीथेरेपी के अंदर अपन सीजियम 137 का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल पाउडर और सेरेमिक माइक्रोस्फेयर, ठीक है। तो अपन इसको इनसॉल्युबल पाउडर या फिर सेरेमिक माइक्रोस्फेयर की फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं, जिसको अपन लेबल कर सकते हैं सीजियम 137 और इसको डबल एनकैप्सुलेटेड कर देते हैं ना स्टेनलेस स्टील नीडल्स या फिर ट्यूब्स में, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ सीजियम 137 और रेडियम, इट रिक्वायर लेस शील्डिंग कंपेयर टू हाफ वैल्यू लेयर्स इन टेबल रेडियम। तो इसको क्या लेस शील्डिंग की रिक्वायरमेंट है और उसको क्या बहुत ज़्यादा शील्डिंग, क्योंकि रेडॉन गैस होती थी वो इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती थी, मौत भी हो सकती थी। तो इसके लिए अपन ने क्या करा? सीजियम 137 का अपन ने इस्तेमाल करा। ओके, सो कहाँ थे हम थे, अच्छा ये सीजियम के बारे में बताया था कि मैंने सीजियम जो 137 होता है, ठीक है। तो इसको क्या होता है? लेस शील्डिंग चाहिए होती है क्योंकि इसकी हाफ वैल्यू लेयर क्या होती है? कम होती है, एंड इज लेस हैज़ार्ड इन अ माइक्रोस्फीयर फॉर्म। तो ये क्या होता है? माइक्रोस्फीयर फॉर्म में क्या होता है? लेस हैज़ार्ड होता है विद अ लॉन्ग लाइफ ऑफ अबाउट 30 ईयर्स। इसकी लॉन्ग लाइफ कितनी होती है? 30 ईयर्स की। दिस सोर्स कैन बी क्लिनिकली यूज फॉर अबाउट 7 ईयर्स विदाउट रिप्लेसमेंट। इसको अपन 7 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ऑल थ्रू द ट्रीटमेंट टाइम हैड बी एडजस्टेड टू अलाउड फॉर द रेडियो एक्टिव डिके। तो इसमें जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो 2% पर ईयर के हिसाब से अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं, जो सीजियम 137 है यह करती है गामा रे ऑफ एनर्जी जनरेट करती है ना, जिसकी एनर्जी होती है 0.622 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस डिके स्कीम शो दैट सीजियम 137 ट्रांसफॉर्म इनटू, जो सीजियम 137 है वो बेरियम 137 बाय द प्रोसेस ऑफ बीटा माइनस डिके एमिशन के थ्रू हो जाता है। बट 93.5 ऑफ इट डिसइंटीग्रेशन ऑफ फॉलोड बाय द गामा रे फ्रॉम द बीटा 137 मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। 93.5 क्या होती है? गामा रे जो बीटा बेरियम मेटास्टेबल स्टेट में होता है वहाँ से डिसइंटीग्रेट होती है। द बीटा पार्टिकल एंड लो एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे एब्जॉर्ब बाय द स्टेनलेस स्टील मटेरियल, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील मटेरियल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सो द क्लिनिकल सोर्स में एमिट प्योर गामा रेस, ठीक है।
जो एक्सरेज वगैरह जो होती है वो तो वे स्टेनलेस स्टील एब्जॉर्ब कर लेता है और प्योर गामा एमिटर अपन को मिल रहा था। इट शुड बी एम्फेसाइज द एक्सपोजर कांस्टेंट डिफाइंड इन द टर्म ऑफ आइडियल पॉइंट सोर्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो एक्सपोजर रेट कांस्टेंट है इसको अपन आइडियल पॉइंट सोर्स से डिफाइन करते हैं। एनी प्रैक्टिकल सोर्स विल बी फाइनाइट साइज एंड वुड नेसेसिटेट कंडीशन फॉर फोटोन एटेन्यूएशन इन स्कैटरिंग। तो ये क्या बोल रहा है, कोई भी प्रैक्टिकल सोर्स जिसकी फाइनाइट साइज हो तो वो क्या करेगा, करेक्शन चाहिए उसको फॉर फोटोन एटेन्यूएशन एंड स्कैटरिंग। द गामा रे फ्रॉम सीजियम इज नियरली द सेम पेनिट्रेटिंग पावर एज दैट ऑफ रेडियम गामा रेज इन टिश्यूज। तो ये क्या बोल रहा है कि जो गामा रे सीजियम था उसका सेम पेनिट्रेटिंग पावर होना चाहिए एज रेडियम गामा रेज इन टिश्यू। मेजनबर्ग हैव कंपेयर द कैलकुलेट द डेप्टोस वैल्यूज अलॉन्ग द ट्रांसफर एक्सिस ऑफ द सोर्स। तो उसने क्या बोला कि इन्होंने मेजर करा कैलकुलेट करा डेप्टोस वैल्यूज अलॉन्ग द ट्रांसफर एक्सिस ऑफ द सोर्स, और उसने क्या शो करा, द एक्सपोजर इन वाटर टू द एक्सपोजर इन एयर रेशियो। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जो एक्सपोजर है इन वाटर का और एक्सपोजर है इन रेशियो की सेम होता है फॉर द रेडियम एंड सीजियम एंड डेप्थ अप टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियम और सीजियम में अप टू डेप्थ अप टू 10 सेंटीमीटर तक के लिए काफ़ी है। Significant differences, however, exist between the radium and cesium does at point along its ऑब्लिक एंगल। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंस है जो कि रेडियम और सीजियम में एग्जिस्ट करता है ना, तो ये क्या होता है, अलॉन्ग ऑब्लिक एंगल्स नियर द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ड्यू टू फिल्ट्रेशन इफेक्ट। Not only the attenuation of the gamma rays in steel and platinum is quite different, but also cesium emit monoenergetic gamma rays। तो ये क्या बोल रहा है कि जो attenuation है गामा रेस स्टील एंड प्लेटिनियम अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन सीजियम भी क्या मोनो एनर्जेटिक गामा रेस प्रोड्यूस करता है, वाइल द रेडियम एमिट गामा रेस ऑफ वाइड एनर्जी रेंज। जो रेडियम है वो गामा रेस एमिट करता है ऑफ द वाइड एनर्जी रेंज। द एक्सपोजर रेट कांस्टेंट इज अनफिल्टर्ड सीजियम 137 इज 3.26 रोंजन सेंटीमीटर स्क्वायर मिली पर क्यूरी पर आवर। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, जो एक्सपोजर रेट कांस्टेंट है अनफिल्टर्ड सीजियम 137 का 3.26 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर पर क्यूरी पर आवर के से कंपेयर विद द एक्सपोजर रेट कांस्टेंट ऑफ 8.25 रोंजन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिलीग्राम पर आवर फॉर रेडियम फिल्ट्रेटेड बाय 0.5 mm प्लेटिनियम, है ना। द कन्वर्जन फैक्टर इज 8.25 अपॉन 3.26 इज इक्वल्स टू 2.53 मिली क्यूरी ऑफ cesium 137 mg of radium 226. However, along the transfer axis of the clinical sources cesium with 0.5 mm steel and radium with 0.5 mm platinum filtration, the mean conversion factor has to be calculated to be 0.5 mm for cesium needle and 2.59 for cesium ट्यूब्स। ठीक है, तो इसमें अपना जो मीन कन्वर्जन फैक्टर है इसको अपन कैलकुलेट कर देते हैं फॉर 2.55 फॉर सीडियम नीडल और 2.55 फॉर सीजियम ट्यूब्स। नेक्स्ट आता है अपना कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 के बारे में अगर अपन बात करें तो कोबाल्ट 60 में क्या आ जाता है, कोबाल्ट 60 को अपन यूज़ करते हैं ब्रैकीथेरेपी के, बट इट इज़ नॉट लॉन्गर यूज नाउ। ठीक है, तो पहले यूज़ करते थे लेकिन अब इसका यूज़ नहीं करता। मेन एडवांटेज ऑफ द कोबाल्ट 60 इज हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इट अलाउ फैब्रिकेशन ऑफ द स्मॉल सोर्सेज रिक्वायर्ड फ्रॉम सम स्पेशल एप्लीकेटर। तो ये क्या करता है, इसकी हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है तो ये छोटे सोर्सेज के तौर पे भी काम में आ जाता है। हाउएवर इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन सीजियम 137। एक्सपेंसिव होता है सीजियम 137 जिसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है 5.26 ईयर्स की। नेसेसरी मोर फ्रिक्वेंट रिप्लेसमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी सिस्टम। कोबाल्ट ब्रैकीथेरेपीज आर मोस्ट फैब्रिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ वायर दैट इज एनकैप्सुलेटेड इन द शील्ड ऑफ प्लेटिनियम रेडियम और स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो ये क्या होता है, वायर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, और इसको अपन एनकैप्सुलेटर करते हैं इन द शीट ऑफ प्लेटिनम इरिडियम स्टेनलेस स्टील के। इट कैन बी यूज टू रिप्लेस द रेडियम 226 इन इंटरकैविटरी एप्लीकेटर्स। तो अपन इंटरकैविटरी एप्लीकेटर्स में रेडियम 226 की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। क्यूरी साइज कोबाल्ट सोर्सेज हैव बीन यूज्ड इन यूनिट कॉल्ड कैथेड्रॉन। जो छोटे क्यूरी साइज के कोबाल्ट सोर्सेज होते हैं इनको अपन यूनिट होते हैं कैथेड्रॉन, इसके अंदर अपन यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ रिमोट लोडिंग डिवाइस। तो कैथेड्रॉन होता है, ये क्या रिमोट लोडिंग डिवाइस है। इट प्रोवाइड हाई डोज रेट ऑफ द इंटरकैविटी ब्रैकीथेरेपी। तो ये क्या है, जो इंटरकैविटी ब्रैकीथेरेपी उसमें हाई डोज रेट प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल 250 to 300 क्यूरी ग्रे पर मिनट एट अ पॉइंट ए, डिफाइन एज अ डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है इरिडियम 192
जो अपना इरेडियम 192 होता है, ये क्या होता है, इट इज़ अलॉय ऑफ 30% इरेडियम एंड 70% प्लेटिनियम। ठीक है, जो इरेडियम 192 होता है ये 30% इरेडियम और 70% प्लेटिनियम का अलॉय होता है। सोर्सेज आर फैब्रिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ थिन फ्लेक्सिबल वायर दैट कैन बी कट टू द डिजायरेबल लेंथ। इनको अपन कट कर सकते हैं एट अ डिजायरेबल लेंथ। नायलॉन रिबन कंटेनिंग इरेडियम सीड्स 3 mm लॉन्ग। तो जो नायलॉन का जो रिबन होता है उसके अंदर अपन जो इरेडियम सीड्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, 3 mm लॉन्ग और 0.5 mm इन डायमीटर के अपन तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। देखो, तो इरेडियम के बारे में अपन बात कर रहे थे। हाँ, तो हाँ, spaces है 1 centimeter apart, it is also commonly used. Both the wire and the seed ribbon are quite suitable for after loading technique. तो जो seed ribbon है और जो both वायर है वो अपने suitable होते हैं for the after loading technique. इरिडियम 192 को अपन एज अ कॉम्प्लिकेटेड गामा रे स्पेक्ट्रम, इरिडियम 192 को क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड गामा रे स्पेक्ट्रम होता है। उसकी एवरेज एनर्जी कितनी होती है, 0.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिकॉज ऑफ द लो एनर्जी दिस सोर्स रिक्वायर लेस शील्डिंग फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन। तो इसकी क्या होती है, इसकी लो एनर्जी होती है, तो इन सोर्सेज को क्या रिक्वायर्ड होती है, लेस शील्डिंग की फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन कंपेयर टू हाफ वैल्यू लेयर्स। इरिडियम हैज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट हाफ लाइफ। तो इसकी शॉर्ट लाइफ बहुत ही कम होती है, 73.8 डेज की होती है। हाउएवर द लाइफ हाफ लाइफ इज कम्पेयर टू द एवरेज ट्रीटमेंट टाइम, सो दिस सोर्स कैन बी यूज इन नॉन परमानेंट इम्प्लांट। तो ठीक है, तो ठीक है, इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो लॉन्ग होती है कंपेयर टू एवरेज ट्रीटमेंट टाइम, तो इसको अपन नॉन परमानेंट इम्प्लांट तरह काम में ले सकते हैं, सिमिलर टू रेडियम एंड सीजियम। द एक्टिविटी वेरीज बाय ओनली फ्यू % ड्यूरिंग द एडवांस एवरेज इम्प्लांट ड्यूरेशन। ठीक है, मैनी वैल्यूज हैव बीन सिटीज इन द लिटरेचर फॉर एक्सपोजर एट कॉन्स्टेंट फॉर इरिडियम। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यूज़ होती है। ठीक है, तो अपन अलग अलग वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा होता है ईच इन्वेस्टिगेटर के तौर पर। ठीक, नेक्स्ट आता है अपना गोल्ड 198। तो जो अपना गोल्ड 98 होता है उसको अपन सीड या ग्रेन्स जिसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है गोल्ड के, जिसको अपन यूज़ कर रहे थे फॉर द पास्ट फॉर इंटरस्टिशियल इम्प्लांट। गोल्ड सीड्स हैव बीन यूज इन आई प्लाग फॉर ट्रीटिंग इंट्राऑक्यूलर ट्यूमर्स। ठीक है, तो अपन जो गोल्ड के 190 से रेडियो एक्टिव जो गोल्ड के जो सीड्स हैं इनको अपन आई के प्लग्स के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं फॉर ट्रीटिंग इंट्राऑक्यूलर ट्यूमर्स। जो अपने इंट्राऑक्यूलर ट्यूमर्स होते हैं उनके लिए करके लिए, जैसे मान लो कोराइडल, जो अपने कोराइडल प्लेक्सेस होती है उसके अंदर अगर मान लो कोराइडल मेलानोमा हो गया तो ऐसी कंडीशन के अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। करंटली इरिडियम 195 सीड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर आई प्लग्स। रेडियो एक्टिव गोल्ड एज अ हाफ लाइफ ऑफ 2.7 डेज। इनकी हाफ लाइफ और भी ज़्यादा कम होती है। और मोनो एनर्जेटिक गामा रे जो कि 0.412 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो मोनो एनर्जेटिक गामा रेज होती है वो एमिट करते हैं। बीटा रे है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ 0.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बीटा रेस की मैक्सिमम एनर्जी 0.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और ये एब्जॉर्व करी जाती है 0.1 mm थिक प्लेटिनियम वॉल सराउंडेड सीड्स। इस सीड्स को क्या है 0.1 mm थिक प्लेटिनियम वॉल होती है जो कि इसको सराउंड कर देती है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द लो एनर्जी रे पर्सनल प्रोटेक्शन प्रॉब्लम विद गोल्ड इज ईजियर टू मैनेज। ठीक है, तो लो एनर्जी गामा रे होती है तो जो पर्सनल प्रोटेक्शन प्रॉब्लम है गोल्ड की ये ईजियर हो जाती है मैनेज फॉर डेज ऑफ रेडियम विच इज रिप्लेस। रेडॉन सीड विच आर यूज इन परमानेंट इम्प्लांट बट डिसकंटिन्यूस एंड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस एक्सिबिशन ऑफ द लो एनर्जी गामा एक्टिव मैनी ईयर ड्यू टू ब्रेमिस्टेलन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेमिस्टेलन की वजह से लो एनर्जी गामा रे वाली एक्टिविटी क्या होती थी वो रेडियम के साथ चलती रहती थी, इसलिए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। arises from high energy beta particle emitted of its long-linked daughter products. It is suspected that chronic irradiation may be carcinogenic. तो इसकी वजह से अपने क्या बोला कि जो क्रोनिक इरेडिएशन है कार्सिनोजेनिक हो सकता था कुछ ही रीज़न की वजह। इस समझिए गोल्ड सीड्स को जो अपन रेडॉन सीड्स की वजह से डिस्प्लेस कर दिया अंटिल जो इरिडियम 125 सीड्स को अपन ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल गई। फिर आता अपना आयोडीन 125। आयोडीन 125 को अपन वाइडली यूज़ करते हैं फॉर द परमानेंट इम्प्लांट इन रेडिएशन थेरेपी। द एडवांटेज ऑफ आइसोटोप्स ओवर रेडॉन एंड गोल्ड 198 इज़ लॉन्ग हाफ लाइफ। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है रेडियन का और गोल्ड का, तो इनकी क्या होती है लॉन्ग हाफ लाइफ होती है। ठीक है, जो कि कितनी होती है 59.4 डेज की। ठीक है, विच इज़ कन्वीनियंट फॉर स्टोरेज। ठीक है, तो हाफ लाइफ ज़्यादा है ना।
आयोडीन की। गोल्ड की तो कितनी थी, लगभग 2 दिन के आसपास थी, है ना? हाँ, 2.7 डेज़ की थी। और इसकी कितनी है अपने पास? 59.4 डेज़ की, विच इज़ कन्वीनियंट फॉर स्टोरेज एंड इट्स लो फोटोन एनर्जी वी रिक्वायर्स लेस शील्डिंग। तो इसको क्या लेस शील्डिंग रिक्वायर होता है। हाउएवर द डोजिमेट्री ऑफ आयोडीन 125 इज मोर कॉम्प्लेक्स देन कन्वेंशनल इंटरस्टिशियल सोर्सेज। तो 3 आयोडीन सीड मॉडल्स होते हैं जिसको अपन 6701, 6702 और 6711 को अपन मैन्युफैक्चर करा गए, विच आर आइडेंटिकल इन साइड एंड एनकैप्सुलेशन बट डिफर इन एक्टिव सोर्स डिज़ाइन। द अर्लियर मॉडल 6701, 6702 आर नाउ ऑब्सोलेट। तो 6701 और 6702 को अपन ऑब्सोलेट कर दिया। फिगर 15.3 ये देखो अपना 3 बना हुआ है, ठीक है। फिगर 15.3 क्या बता रहा है? डिज़ाइन ऑफ बोथ मॉडल 6702 और 6711 के दिखा रहा है, ठीक है। तो ये अपना मॉडल 6702 है और ये अपना 6701 है, ठीक है। ये अपना 6711 है, सॉरी, ठीक है। ठीक है। द एनकैप्सुलेशन कंसिस्ट ऑफ 0.5 mm थिक टाइटेनियम ट्यूब वेल्डेड इन फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल कैप्सूल ऑफ टाइटेनियम, ठीक है। इसमें ये जो चारों तरफ क्या है, ये टाइटेनियम की है ना, ये सब टाइटेनियम की वॉल है, सिर्फ टाइटेनियम की वॉल है जो कि बोथ एंड से बनाई गई है टू फॉर्म द सिलेंड्रिकल कैप्सूल ऑफ डायमेंशन 4.5 into 0.8 mm। द मॉडल 6.022 सीट कंटीट आयन एक्सचेंज रेजिन बिट्स। तो इसके अंदर क्या होता है? आयन एक्सचेंज रेजिन बिट्स होती है जिसको अपन आयोडीन 125 के साथ अपन डाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड आयन। द मॉडल 6711 सीड कंसिस्ट ऑफ सिल्वर वायर। तो इसके अंदर जो मॉडल्स होते हैं 6711 है, उसके अंदर सिल्वर वायर कंटेन होता है। इसके अंदर एक्टिव मटेरियल सिल्वर आयोडाइड AgI होता है जो कि एब्जॉर्ब होता है ऑन इट्स सरफेस। द मॉडल 6711 सीड अ सिल्वर वायर इज रेडिली विजिबल ऑन द रेडियोग्राफ एंड शो सीड पोजीशन एज वेल एज ओरिएंटेशन, ठीक है। तो इसके अंदर सीड पोजीशन और ओरिएंटेशन प्रेजेंट होता है। The model 6702 CD radiographically less visible all through the titanium and wells can be seen when surrounded by the reduced thickness of tissue. Iodine 125 decay exclusively by electron capture and excited state of the terrarium 125, which is spontaneously in the range of 27 to 55 electron volt are produced due to electron capture internal conversion. टाइटेनियम एनकैप्सुलेशन सर्व टू एब्जॉर्ब द लिबरेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर जो एनकैप्सुलेशन कराया जाता है, किसका कराया जाता है? टाइटेनियम का। तो ये क्या लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन और एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी एनर्जी लेस देन 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। द मॉडल 6711 सीड एमिट टू एडिशनल फोटोन ऑफ 22.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 25.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जीज। These are fluorescent characteristics X-ray produced by the interaction of iodine 125 photon with a सिल्वर वायर। तो उसमें अंदर जो इंटरेक्शन होता है आयोडीन 125 का सिल्वर वायर से, वो अपन इस्तेमाल कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम एंड वेल्थ द डोज डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द आयोडीन सीड्स आर हाईली एन आइसोट्रोपिक। तो इसके अंदर जो डोज डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड द आयोडीन सीड्स की क्या होती है? एन आइसोट्रोपिक होती है। दिस कैन कोज प्रॉब्लम फॉर क्रिएटिंग कोल्ड स्पॉट नियर द सोर्स एंड, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होती है? कोल्ड स्पॉट्स प्रॉब्लम होती है फॉर क्रिएटिंग द सोर्स एंड द यूजर ऑफ आयोडीन 125 इम्प्लांट्स आइदर इग्नोर दिस प्रॉब्लम एंड ट्राई टू मिनिमाइज द एक्सटेंट ऑफ कोल्ड स्पॉट्स बाय क्रिएटिंग रैंडम सीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर रैंडम सीड डिस्ट्रीब्यूशन से अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ऑल्सो द बेसिक प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स। Most treatment planning systems do not take into account for anisotropic consideration the individual source. Significant difference exists in the publication values of exposure rate constant for iodine 135. Seleucids have reported the calculated value of 1.464 Roentgen centimeter square per millicurie per hour for the unfiltered source plant. We'll discuss the use of exposure rate constant for unfiltered per source to calculate dose distribution. However, the actual source of the complex design has a seriously accuracy limitation, ठीक है। तो जो डोज डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो नेक्स्ट सोर्स ही करता है, जो कि एक्चुअल सोर्स क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसकी वजह से जो एक्यूरेसी में जो लिमिटेशंस आ जाती है। पैलेडियम 123 पैलेडियम 123 सीड्स के हैव रिसेंटली मोर अवेलेबल ऑफ यूज इन ब्रैकीथेरेपी। जो पैलेडियम 103 के सीड्स है उनको अपन अभी ब्रैकीथेरेपी में ज़्यादा यूज़ करने लग गए। दे क्लिनिकल एप्लीकेशन सिमिलर एज दोज ऑफ
आयोडीन 135 हैविंग अ शॉर्टर हाफ लाइफ, इनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू 17 डेज एंड दैट ऑफ आयोडीन 125। आयोडीन 125 की इतनी होती है 59.4 डेज की। जो पैलेडियम होता है 123 का में प्रोवाइड अ बायोलॉजिकल एडवांटेज इन परमानेंट इम्प्लांट्स। जो पैलेडियम 103 है ये बायोलॉजिकल एडवांटेज प्रोवाइड कराता है फॉर परमानेंट बिकॉज द डोज इज डिलीवर एट मच फास्टर रेट। जो डोज होती है वो डिलीवर होती है एट मच फास्टर रेट। द पैलेडियम 103 सीड मॉडल 203 मॉडल कंसिस्ट ऑफ, देखो इसके अंदर बस यही बता रखा है जो पैलेडियम होता है अपन ज़्यादा अवेलेबल होने लग गया। क्लिनिकल एप्लीकेशन आयोडीन 125 की है, शॉर्ट लाइफ है, इसको आपको याद रखना है 17 डेज़ की होती है ना। और आयोडीन की अपनी 60 डेज़ की होती है। पैलेडियम को अपन बायोलॉजिकल एडवांटेज होता है परमानेंट बिकॉज डोज क्या होती है इसकी फास्टर रेट पे डिलीवर होती है। तो पैलेडियम के अपने 203 सीड मॉडल है ना 200, ये अपना मॉडल होता है जो कि इसके अंदर क्या होता है लेज़र वेल्डेड टाइटेनियम ट्यूब होती है। क्या होती है लेज़र से बनी हुई टाइटेनियम ट्यूब होती है जिसके अंदर 2 ग्रेफाइट पैलेट्स होती है जिसके अंदर प्लेटिनियम 103 की प्लेटेड होती है। द लीड मार्कर बिटवीन द पैलेट शो द रेडियोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन। तो लीड मार्कर क्या बता रहा है पैलेट्स का, ये रेडियोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन को बता रहा है। पैलेडियम 103 डिकेज बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय एमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इन द फॉर्म ऑफ 20 to 23 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो पैलेडियम 103 इलेक्ट्रॉन कैप्चर से मतलब ये डिके होता है और इसकी वजह से दो एक्सरेज निकलती है इन द रेंज ऑफ 20 to 23 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या निकलता है ऑगर इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। द फोटो फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सोर्स इज एनाइसोट्रॉपिक ड्यू टू सेल्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोर्स पैलेट द वेल्स and the lead X-ray marker. The dosimetric data of palladium 103 are sparse. The reader refer to the Magoni and Chiutaso and Anderson for dose distribution data. ठीक है, तो ये अपने अलग अलग जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज है जो इस्तेमाल करते थे उनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा था। तो ये चीज़ अपनी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात आते हैं अपने बेसिकली कैलिब्रेशन ऑफ ब्राकीथेरेपी सोर्सेज के बारे में, है ना। तो ओके, सो कहाँ थे हम थे हमारा ये वाला पार्ट हो गया था। सो मैंने अलग अलग रेडियो एक्टिव सोर्सेज के बारे में बात करी थी। नेक्स्ट अपना पार्ट आता है कैलिब्रेशन ऑफ ब्राकीथेरेपी सोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो ब्राकीथेरेपी सोर्सेज की वो अपने के अंदर आता है सबसे पहले अपना क्या चीज़ आती है स्पेसिफिकेशन ऑफ सोर्स स्ट्रेंथ का। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ ब्राकीथेरेपी हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन सेवरल वेज। तो जो ब्राकीथेरेपी की जो सोर्स स्ट्रेंथ थी उसको अपन अलग अलग तरीके से स्पेसिफाइड करा गया है। सबसे पहले आता है अपने पास एक्टिविटी। ठीक है, तो अपने एक्टिविटीज़ में क्या आता है, अपना एक्टिविटी में आता है देखो अपना सबसे पहले एक मिनट, हाँ देखो सबसे पहले आता है अपने पास एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या होती है, ये द सोर्स स्ट्रेंथ ऑफ एनी रेडियो न्यूक्लियोटाइड में बी स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ मिलीक्यूरी। तो अपन क्या होता है मिलीक्यूरी के अंदर क्या है किसी भी रेडियो न्यूक्लियोटाइड की सोर्स स्ट्रेंथ को अपन स्पेसिफाइड कर सकते हैं। द एक्सपोजर रेट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटी एंड इट्स एक्सपोजर रेट कांस्टेंट। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अपना जो एक्टिविटी है वो क्या बोल रहा है कि जो एक्सपोजर रेट है मतलब किसी पॉइंट से अपना जो एक्सपोजर रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एक्टिविटी और एक्सपोजर रेट कांस्टेंट के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एरर्स हाउएवर मे बी इंट्रोड्यूस इन दिस मेथड फ्रॉम द फैक्ट दैट करेक्शन मस्ट बी अप्लाइड फ्रॉम द सोर्स एंड वॉल फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है अपन एरर्स इसमें प्रोड्यूस हो सकते हैं कि क्यों हो सकता है क्योंकि अपन को सोर्स और वॉल फिल्ट्रेशन मतलब इसमें जो वॉल की इंकैप्सुलेशन करते हैं उसकी वजह से फिल्ट्रेशन भी होता है। एक्सपोजर रेट कांस्टेंट क्या हो सकता है, मे बी नॉट नोन एक्यूरेटली। It should be recalled that accuracy of the exposure rate constant depend critically on the accurate knowledge of the spectroscopic data on a relevant absorption coefficient। ठीक है, तो ये एक्सपोजर रेट कांस्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा पे वगैरह रिप्रेजेंट करता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक्टिविटी क्या होता है कि ये क्या होता है कि इसमें जो रेडियो न्यूक्लियोटाइड होता है जो अपने बेसिकली एक सेकेंड, तो जो अपना एक्टिविटी होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि
अपना एक्टिविटी अपना क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी ऑफ रेडियो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी ऑफ रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या हो रहा है, विच स्पॉटेनियसली डिके। ठीक है, ये क्या हो रहा है, स्पॉटेनियस मतलब जो धीरे धीरे डिके हो रहा है वो उन रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स को बताता है। ये इसके यूनिट क्या होती है, यूनिट, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है अपने पास, 1 क्यूरी। ठीक है, क्या होती है, क्यूरी होती है अपने पास। और 1 क्यूरी के अपन क्या बात करते हैं कि एक DPS, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 1 DPS। ठीक है, जो एक DPS स्पॉटेनियस डिके हो रहा है फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ रेडियम 226। ठीक है, रेडियम 226 वो अपना क्या कहलाता है, 1 क्यूरी कहला देता है। फिर इसके अंदर अपन आते हैं कि अपने पास जो कि इसके कितनी पता करा गया अपने पास 3.7 है ना, जो अपना 1 मिनट, जो अपना 1 क्यूरी है वो अपना बराबर है 3.7 इंटू 10 टू दी पावर है ना, 10 टू दी पावर 10 DPS के बराबर होता है। ये आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको अपन एपरेंट एक्टिविटी, देखो इसमें क्या आती है कि अपने पास एपरेंट एक्टिविटी भी आती है। तो एपरेंट एक्टिविटी क्या होती है, द एक्टिविटी फ्रॉम द बियर पॉइंट सोर्सेज। ठीक है, तो एक अपना एक टॉपिक और आता है, इसको बोलते हैं अपन एपरेंट एक्टिविटी। एपरेंट एक्टिविटी क्या होता है, ये अपना ये एपरेंट एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी रिमूव फ्रॉम बियर पॉइंट सोर्सेज। मतलब अपना क्या है, ये क्या होता है, बियर पॉइंट सोर्सेज के लिए होता है। बियर पॉइंट का मतलब जिसको कोई भी वॉल एनकैप्सुलेटर, मतलब कोई भी अपने शील्डिंग नहीं कर रखी हो। ठीक है, तो तब जो एक्टिविटी हो रही है तो वो अपना क्या कहलाता है, एपरेंट एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए एपरेंट एक्टिविटी क्या होता है। दैट विल गिव सेम एक्सपोजर रेट अलॉन्ग द perpendicular bisector of the source given at a point at which it is given by the shield source। ठीक है, तो जैसे मान के चलो ये अपना बियर पॉइंट सोर्स है, 1 मिनट, ये अपना एक बियर पॉइंट सोर्स है। ठीक है, ये अपना एक बियर पॉइंट सोर्स है। तो यहाँ से जो मान लो ये अपने पास ट्यूमर है या फिर मान लो कुछ भी ऐसा अपना टारगेट है, तो यहाँ से क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ना, ये अपनी जो लाइन जा रही है। तो ये क्या बता रहा है अपना, ये सेम एक्सपोजर रेट बता रहा है कि भाई यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग क्या होगा, सेम एक्सपोजर रेट होगा। और अगर मान लो अगर इसके ऊपर अपन शील्ड सोर्स लगा देता है, जैसे मान लो ये शील्ड सोर्स लगा दिया अपन ने, इसको एक वॉल में एनकैप्सुलेटेड कर दिया है ना, तो ये अपन ने इसको शील्ड सोर्सेस में लगा दिया। तो यहाँ पर ये अपना बता रहा है कि तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ अपने बता रही है कि जो शील्ड सोर्स, जो एपरेंट एक्टिविटी होती है शील्ड सोर्स के लिए, और देखो एक्टिविटी, एपरेंट एक्टिविटी क्या होती है, गिव राइज टू एक्सपोजर रेट अलोंग द परपेंडिकुलर, हाँ, एक्टिविटी रिसीव फ्रॉम द बियर पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो जो अपन एनकैप्सुलेशन हटाकर जो अपने पास एक्टिविटी आती है वो अपनी एपरेंट एक्टिविटी कहलाती है। तो एपरेंट, ठीक है, तो इसमें आता है अपने सबसे पहले वो एटेन्यूएशन है ना। एटेन्यूएशन अपना क्या होता है, एक्सपोजर रेट फ्रॉम द शील्ड सोर्स अपॉन एक्सपोजर रेट फ्रॉम द बियर सोर्स। तो ये जो अपना आता है वो अपना एटेन्यूएशन फैक्टर काम में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना बात आता है एक्सपोजर रेट एट ए स्पेसिफिक डिस्टेंस। तो जो नेशनल काउंसिल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजरमेंट है, जो कि अपन NCRP लिखते हैं, इन्होंने रिकमेंड करा दैट द स्ट्रेंथ ऑफ एनी गामा एमिटर शुड बी स्पेसिफाइड डायरेक्टली इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोजर रेट इन एयर। तो जो अपन को गामा एमिटर को सोर्स, रेडियो न्यूक्लियोटाइड सोर्स है, तो उसकी अगर अपन को स्ट्रेंथ पता करनी है तो उसको अपन डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोजर रेट इन एयर एट ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस सच एज 1 मीटर। उसको अपन स्पेसिफाइड डिस्टेंस कर सकते हैं सच एज 1 मीटर। The specification can be carried out simply by measuring exposure rate in free air
एट अ डिस्टेंस एफिशिएंटली लार्ज दैट गिवन सोर्स इज ट्रीटेड एट अ पॉइंट। ठीक है, तो इसमें अपन क्या बोल रहे हैं कि जो गिवन सोर्स है इसको अपन एक पॉइंट की तरह ट्रीट करें, उसके अंदर अपन क्या एक्सपोजर रेट और फ्री एयर है ना, ये जो अपनी क्या होनी चाहिए, जो डिस्टेंस होनी चाहिए लार्ज होनी चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट ज्योमेट्री मिनिमाइज द डिपेंडेंसेशन ऑन कैलिब्रेशन। देखो अगर मान लो ये अगर मान लो सोर्स है, तो अगर मैं इसमें अभी इतनी मतलब कम डिस्टेंस में निकाल रहा हूँ तो ये क्या माना जाएगा, बोले ये माना जाएगा, बोले ठीक है, तो इसकी वजह से सोर्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से भी अपने कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर मान डिस्टेंस लार्ज कर लो तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट करा जाएगा। तो जब ये पॉइंट सोर्स होगा तो इसकी वजह से अपन को कैलिब्रेशन करने की, डिपेंडेंस की, सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट सोर्सेज है तो कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई एरर नहीं आ पाएगा। तो और दूसरा क्या होता है, अगर मान लो ऑब्लिक ट्रांसमिशन हो रहा है फोटॉन्स में, ठीक है, तो अगर मान लो सोर्स की कैप्सूल की वजह से अगर मान लो ऑब्लिक ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ रेडियम। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ रेडियम क्या होता है, इन द हिस्टोरिकल रीजन टू मेक इट कन्वेंशनली टू स्पेसिफाई ब्रैकीथेरेपी सोर्स इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ रेडियम। तो अपन क्या कर रहे थे, जो भी ब्रैकीथेरेपी सोर्स था उसको अपन इक्विवेलेंट मास ऑफ रेडियम से इन टर्म्स ऑफ बता रहे थे कि है ना, ठीक है, क्योंकि पहले रेडियम ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था। बिकॉज सम यूजर स्पेशली द फिजिशियंस हु आर अक्यूस्टम ऑफ द रेडियम सोर्स दे कंटिन्यू टू यूज मिलीग्राम रेडियम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जो जितने भी फिजिशियंस थे जो कि रेडियम सोर्सेज से बहुत ज़्यादा मतलब काम करते थे, तो उन्होंने क्या करा, मिलीग्राम रेडियम का ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। दैट द एक्सपोजर रेट कुड बी टर्म्स इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव इक्विवेलेंट मास ऑफ रेडियम। तो अपन ने जो एक्सपोजर रेट है ना को एक्सप्रेस करा इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव इक्विवेलेंट मास ऑफ रेडियम। ठीक है, इस कन्वर्ट इज सिंपली मेड बाय डिवाइडिंग द एक्सपोजर रेट एट 1 मीटर। ठीक है, जो अपन इक्विवेलेंट मास ऑफ रेडियम की जगह अपन जो इफेक्टिव इक्विवेलेंट मास ऑफ रेडियम, ये इसका अपन इस्तेमाल स्टार्ट करा। ये मतलब क्या हुआ, इसका जो एक्सपोजर रेट था इसको अपन ने 1 मीटर का बताया बाय एक्सपोजर रेट कांस्टेंट ऑफ रेडियम, बाय उन्होंने एक्सपोजर रेट कांस्टेंट रखा फॉर रेडियम का। ठीक है, इसको अपन ने पॉइंट सोर्स को फिल्टर करा 0.5 mm platinum at 1 meter. However, it should be emphasized that best way to calibrate and specify the brachytherapy sources in terms of exposure rate और air karma at a distance of 1 meter. तो अपन ने क्या बोला कि इसमें जो बेस्ट वे था अपने कैलिब्रेट करने का और स्पेसिफाई करने का ब्रैकीथेरेपी सोर्स को, ये किस में था, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर रेट और एयर कर्मा, और इसमें डिस्टेंस कितना रखा, 1 मीटर। द इफेक्टिव मिलीग्राम रेडियम इक्विवेलेंट शुड बी यूज ओनली टू प्रोवाइड आउटपुट कंपैरिजन विद द रेडियम सोर्सेज। तो इसमें अपन ने क्या, इफेक्टिव रेडियम को अपन ने तो उसी क्या रखा कि इसमें पर आउटर कंपैरिजन को अपन रेडियम सोर्सेज से कंपैरिजन करके फिर बताया। ठीक है, नेक्स्ट अपना बात आता है अपने एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में अपने क्या आता है, वही अपने एग्जाम्पल में इरिडियम 192 सोर्स है, उसको कैलिब्रेट करा, स्ट्रेंथ को अपन ने स्पेसिफाई कर दी 4.95। ठीक है, एक्सपोजर और अपन को बताना है कि भाई इफेक्टिव कितना हुआ था, 0.5 मिलीग्राम प्लेटिनियम की कितनी हो गई अपने पास, 8.25 रोंजन आवर पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अपन ने 0.495 को 0.825 के हिसाब से अपन ने इसको डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, 0.600 मिलीग्राम। ठीक है, तो इसको अपन रेडियम सोर्स इन टर्म्स पॉइंट सोर्स है और फिल्ट्रेशन के तौर पे अपन काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है एपरेंट एक्टिविटी। इफ द सोर्स इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर रेट एट 1 मीटर। ठीक है, अपन ने सोर्स को कैलिब्रेटेड करा और एक्सपोजर को क्या रखा अपन ने, 1 मीटर के आसपास रखा। तो ये स्ट्रेंथ क्या होती थी, एपरेंट एक्टिविटी के तौर पे, मैंने ऊपर भी समझाया भाई, यही अपना एपरेंट एक्टिविटी हो जाता है। ठीक है, जब अपन लेंथ को बहुत ज़्यादा लंबा रख देता है इन टर्म्स ऑफ एपरेंट एक्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज अ एक्टिविटी ऑफ बेयर पॉइंट सोर्सेज। ठीक है, तो ये क्या डिपेंड करता है कि अगर मान लो एपरेंट एक्टिविटी में पहले तो अपन एक्सपोजर रेट को कहाँ रखा, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा। दूसरा अपन ने क्या करा कि जो अपन एक्टिविटी है वो कैसी रखी, बेयर पॉइंट सोर्स की, मतलब अपन ने क्या रखा, बिना किसी बिना किसी कैप्सूल में या बिना किसी शील्डिंग के अपन ने सोर्स को ऐसे ही रखा है। ऑफ द सेम न्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस द सेम एक्सपोजर रेट एट 1 मीटर अ सोर्स टू बी स्पेसिफाइड। ठीक है, तो उसमें अपन ने जो बेयर पॉइंट सोर्स है सेम न्यूक्लियोटाइड का, जो कि क्या कर रहा है, सेम एक्सपोजर रेट 1 मीटर पे प्रोड्यूस कर रहा है एज द सोर्स टू बी स्पेसिफाइड। दस एपरेंट एक्टिविटी ऑफ द ब्रैकीथेरेपी source is determining the dividing the exposure rate at 1 meter with the exposure rate constant unfiltered source at 1 meter। ठीक है, इसमें अपने क्या करा,
जो एक्सपोजर रेट है 1 मीटर का, इसको अपन ने एक्सपोजर रेट कांस्टेंट के साथ रखा और इसको अनफिल्टर सोर्स कर दिया 1 मीटर से। वेंडर्स ऑफ द ब्रैकीथेरेपी सोर्स में स्पेसिफाई सोर्स स्ट्रेंथ सच एज एपरेंट एक्टिविटी। तो जो ब्रैकीथेरेपी सोर्सेज के वेंडर थे उन्होंने क्या करा, सोर्स स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई करा एज एपरेंट एक्टिविटी ऑल थ्रू द ओरिजिनल कैलिब्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर रेट इन ऑर्डर टू यूज द कैलकुलेटेड एक्सपोजर रेट फ्रॉम द apparent activity the exposure rate constant must be same as that of used by the vendors। ठीक है, तो इसमें अंदर जो एक्सपोजर रेट कांस्टेंट है वो सेम रखना चाहिए अपन को, है ना। द एक्सपोजर रेट कांस्टेंट एज इज यूज्ड इन डमी कांस्टेंट इन द कन्वर्जन इट दैट इज प्योरली एवरेटरी वैल्यू वुड डू प्रोवाइडेड द प्रोडक्ट विद द apparent activity yields the same exposure rate determined by the original calibration। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो अपना डमी, ठीक है, इसमें तो हो गया, कुछ नहीं है। एयर कर्मा स्ट्रेंथ, ठीक है, तो एयर कर्मा स्ट्रेंथ में अपना क्या आ गया, तो जो अपना एयर कर्मा स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो ना जो एयर कर्मा स्ट्रेंथ है ये क्या होता है, ऑल थ्रू द एक्सपोजर रेट एट ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस इज एप्रोप्रिएट इन डिजाइनिंग द सोर्स लेंथ। ठीक है, तो अपना क्या होता है, एक्सपोजर रेट जो होता है, जो कि स्पेसिफाइड होता है, वो एप्रोप्रिएट होता है डिजाइनिंग सोर्स लेंथ का। द क्वांटिटी एक्सपोजर इज फेस्ड आउट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड लेबोरेटरी हैव ऑलरेडी रिप्लेस एक्सपोजर बाय द एयर क्वांटिटी कर्मा। ठीक है, तो अपन ने जो स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज है उन्होंने एक्सपोजर को हटा कर क्या एयर कर्मा का यूज़ कर दिया। तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फिजिसिस्ट इन मेडिसिन रिकमेंड द क्वालिटी एयर कर्मा स्ट्रेंथ फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ब्रैकीथेरेपी सोर्सेज। तो उन्होंने क्या करा, तो जो एयर कर्मा है उसी को अपन ने यूज़ कर दिया फॉर द ब्रैकीथेरेपी सोर्सेज। ठीक है, तो एक तो आता है द एयर कर्मा स्ट्रेंथ इज बीन डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एयर कर्मा रेट इन फ्री स्पेस दैट इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द कैलिब्रेशन फ्रॉम अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो मैं आपको समझाऊँ, पहले आपको समझना होगा कि एयर कर्मा रेट क्या होती है। ठीक है, तो एयर कर्मा रेट क्या होती है, इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो ये अपना सोर्स है, ठीक है, ये अपना सोर्स है, इस सोर्स से मैंने क्या लिया, अगर मान लो ये यहाँ पर मेरा कोई ये अपना चैम्बर वगैरह है ना, जिसमें अपन को एयर कर्मा डोज रेट बतानी है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ से ये भी इधर जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। तो ये क्या है, अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये अगर सोर्स बहुत ज़्यादा दूर है तो ये क्या लगेंगे, सारे अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगेंगे। लेकिन ये क्या, अपन को जो डिटेक्टर है बड़ा लेना पड़ेगा और जो सोर्स है वो कैसा लेना, पॉइंट साइज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अपन ने क्या रखा, अपना 1 मीटर के आसपास रखा। ठीक है, डिस्टेंस अपन ने क्या रखा, 1 मीटर रखा अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सोर्स। तो जो सोर्स की लॉन्ग एक्सिस है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो अपन को बताना है। ठीक है, और इसमें अपन को ये बताना है कि वो बची कुची एयर में, यहाँ पे एयर में कितना एयर कितना एटेन्यूएशन कर रही है और कितना स्कैटरिंग कर रही है। इसकी जो यूनिट होती है, जो अपनी किसकी बात कर रहे हैं, रेफरेंस एयर कर्मा की। ठीक है, तो जो अपना रेफरेंस एयर कर्मा होती है उसकी अपनी जो यूनिट होती है वो यूनिट कितनी होती है अपने पास, ये होती है अपने पास म्यू ग्रे, है ना, अपॉन कितना होता है, अपॉन आवर। ठीक है, ये अपनी चीज़ होती है। नेक्स्ट अपना बात आते हैं एयर कर्मा स्ट्रेंथ। तो एयर कर्मा स्ट्रेंथ अपना फ्री स्पेस और डी स्क्वायर के रेट के बराबर होता है। ठीक है, तो जो एयर कर्मा स्ट्रेंथ होती है इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एयर कर्मा स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू हो गया अपने पास, एक तो क्या हो गया अपने पास के ऑफ एयर। ठीक है, इसका एक बार अपन यहीं लिख ही लेते हैं। तो जो एयर कर्मा स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू, एक तो होता है अपने पास क्या बोलते हैं, कर्मा ऑफ एयर, है ना, कर्मा ऑफ एयर, और मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन इसको इनटू अपना डी स्क्वायर से। ठीक है, जो अपना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसकी यूनिट कितनी बार होती है अपने पास, की जो यूनिट होती है वो किसके बराबर होती है, म्यू ग्रे
मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, है ना, और अपॉन लिख देते हैं अपन इसमें आवर, ठीक है। म्यू ग्रे मीटर स्क्वायर या फिर अपॉन आवर। म्यू की जगह अगर मैं हटाकर, अगर मैं इसकी म्यू की जगह अगर मैं इसका म्यू का सिंबल भी लगा दूं तो काफ़ी बेटर रह जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लगा सकते तो म्यू लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका एयर कर्मा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो जाता है। तो इसमें जो मीटर स्क्वायर होता है वही अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलोंग ये चीज़ हो जाती है। देखो अब अपन बात करते हैं, डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ एयर कर्मा इन फ्री स्पेस एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो एयर स्क्वायर यही चीज़, देखो यही बता रहे हैं ना, जो एयर कर्मा स्ट्रेंथ है ये क्या है अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ एयर कर्मा इन डोज इन फ्री स्पेस एंड द डिस्टेंस ऑफ द कैलिब्रेशन फ्रॉम द सोर्स एंटर इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो दैट्स इट, यही फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा ना यही था, एस के इज इक्वल टू एयर कर्मा स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर, where Sk is the air Karma strength and Ki is the air Karma at a specified dose distance L. Recommended units for air Karma strengths are mu gray meter square upon hour. यही चीज़ मैंने बताया, because no single system has been currently followed universally. It is intrinsic to derive the relationship between different quantities for use in the source strength specification. Equation 8.6 and 8.3 see chapter 8 Karma is related to exposure by। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक्सपोजर जो होता है कर्मा का, ये अपन ने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, कर्मा जो होता है वो एक्सपोजर से रिलेटेड होता है, और उसमें डब्ल्यू ई, जो डब्ल्यू ई अपना एयर रेशियो होता है, पता नहीं कौन सा रेशियो होता है, ये था 8 चैप्टर में। तो ये अपना कांस्टेंट होता है, ये अपना पढ़ा हुआ है कि कर्मा एक्सपोजर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, उसमें जो डब्ल्यू अपॉन ई होता है वो अपना लगा हुआ होता है, और ये होता है, ये स्टॉपिंग पावर होता है ना। देखो के कर्मा हो गया, एक्स एक्सपोजर हो गया, डब्ल्यू अपन ही एवरेज एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट चार्ज ऑफ आयनाइजेशन इन एयर। म्यू ये कि एक तो देखो ये अपना होता है मास एनर्जी ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, और ये होता है मास एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये होता है मास एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और ये होता है मास एनर्जी ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसमें तो मास एनर्जी जो कोफिशिएंट होता है वो मास एनर्जी ट्रांसफ़र कोफिशिएंट और 1 माइनस जी डैश के बराबर होता है। तो जी डैश क्या होता है, एवरेज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट टू ब्रेमिस्टर लंग। तो जी डैश क्या होता है कि भाई एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो कि लॉस्ट हो रही है ड्यू टू ब्रेमिस्टर लंग। हाउएवर द एनर्जी चेंज इन ब्रैकीथेरेपी फोटॉन्स एंड एयर मीडियम। देखिए अगर मैं एयर मीडियम की बात करूँ तो जो मास एनर्जी ट्रांसफ़र कोफिशिएंट और मास एनर्जी कोफिशिएंट ये ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या आ गया, के इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू अपॉन ई। तो अगर अपन इक्वेशन 5.1, ठीक है, और ये 5.1 और एक अपन 5.4 को अगर ऐड कर दे तो के की वैल्यू अपन इसके अंदर लगा दे तो ये एस के बराबर कितना हो गया, एक्स आई डब्ल्यू अपॉन ई इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, ये एल स्क्वायर ही लगाना सही रहेगा, ठीक है, एल स्क्वायर। Thus the exposure rate of the calibration brachytherapy readily convert into air karma by using the equation 5.5। तो इसका अपन क्या करते हैं कि अगर मान लो अगर अपन को एक्सपोजर रेट कैलिब्रेशन सोर्स है ना, उसको अपन को एयर कर्मा स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट करना है यूजिंग द इक्वेशन 5.5। अगर अपन एक्सपोजर रेट को मेजर कर रहे हैं रोंजन पर आर और अपनी लेंथ ले लेते हैं 1 मीटर, ठीक है, एक्सपोजर रेट को अपन ने माना 1 मीटर, अच्छा रोंजन पर आर, तो एक्सपोजर रेट को रोंजन पर आर में लिख दिया। इससे डब्ल्यू अपॉन ई की वैल्यू होती है अपने पास 0.876, ये अपने पास फिक्स होती है ना, और डिस्टेंस रख दिया अपन ने 1 मीटर। तो ये एक्स से आर एच कितना हो गया 0.876, है ना, तो कितना हो गया एक्सपोजर रेट इंटू 0.876 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर म्यू ग्रे इंटू रोंजन। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है मिलीग्राम रेडियम इक्विवेलेंट। मिलीग्राम रेडियम इक्विवेलेंट होता है अपने पास एक मिनट, मिलीग्राम रेडियम, ठीक है, बाय डेफिनेशन 1 मिलीग्राम रेडियम इक्विवेलेंट टू 8.25 इंटू 10⁻⁴
रॉन्जन पर आवर एट 1 मीटर, देयरफॉर द टर्म्स ऑफ एयर कर्मा स्ट्रेंथ इन इक्वेशन 5.6। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि 1 मिली रॉन्जन के कितने के बराबर हो रहा है, 8.25 इंटू 10⁻⁻4 रॉन्जन पर आर के बराबर हो रहा है, जो कि होता है 1 मीटर पर। उसमें अपन मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ एयर कर्मा स्ट्रेंथ। तो क्या होता है 1 मिलीग्राम रॉन्जन इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, 8.25 इंटू 10⁻⁻4 रॉन्जन पर आर इंटू 8.76 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर म्यू ग्रे इंटू रॉन्जन, जो कि बराबर होता है 7.227 म्यू ग्रे मीटर स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। तो 1 म्यू ग्रे मीटर स्क्वायर अपॉन आर 0.138 मिलीग्राम रॉन्जन रेडियम इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ये आपको उनको समझ में आ जाता है। एपरेंट एक्टिविटी क्या होती है, बाय डेफिनेशन 1 यूनिट ऑफ एपरेंट एक्टिविटी APP gives exposure rate at 1 meter equal to the exposure rate constant of the specified source as 1 meter. For the exposure rate constant of the given table 1 म्यू ग्रे मीटर स्क्वायर पर आर इज इक्वल टू, ठीक है, तो अपन ने क्या बोलता है 1 मीटर इक्वल टू एक्सपोजर रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, वो 1 यूनिट ऑफ एपरेंट एक्टिविटी है ना, जो कि अपन ने क्या बोला 1 मीटर की डिस्टेंस पे होता है। अगर अपन एक्सपोजर रेट कांस्टेंट को ले ले तो 1 म्यू ग्रे पर रॉन्जन इक्वल टू 0.348 क्यूरी के बराबर होता है ना, 0.243 की मिली क्यूरी फॉर इरेडियम होता है। और न गोल्ड की बात करें तो 0.486 मिली क्यूरी होता है, और आयोडीन 125 की बात करें तो 0.773 होता है फॉर पैलेडियम 103. The apparent activity per unit air Karma strength may be used to convert the source strength calibrate at air Karma strength to apparent activity in millicurie. नेक्स्ट अपना एग्जांपल आता है, एक इरेडियम 192 सीड है जिसको अपन ने कैलिब्रेटेड करा फॉर द एक रेडिएटेड डोज कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, और एयर कर्मा स्ट्रेंथ अपन ने रखी 5.0 म्यू ग्रे मीटर स्क्वायर पर। व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द, पहले अपन को यूनिट्स बनाने मिलीग्राम पर रेडियम। ठीक है, तो अपना क्या हो रहा है, एयर कर्मा स्ट्रेंथ अपने पास 5.0 है ना, डिस्टेंस 1 मिनट 0.138 रेडियम 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 0.138 कन्वर्जन फैक्टर डेराइव्ड वो, अच्छा ये अपना आ गया। ठीक है, 1 म्यूली पर ग्राम कितना होता है अपने पास 0.138 रेडियम के बराबर होता है। तो अपन ने इसको क्या कर दिया 0.69 है ना मिलीग्राम रेडियम इक्विवेलेंट आ गया। और फिर अपना अगर सेकेंड अपन निकाले एपरेंट एक्टिविटी, जो एपरेंट एक्टिविटी है वो किसके बराबर आ गया इन टर्म्स ऑफ, तो इरिडियम की एपरेंट एक्टिविटी होती है 0.243, तो अपन ने 50 को एपरेंट एक्टिविटी निकालनी होता है 0.243 से मल्टीप्लाई करा तो 1.22 मिली क्यूरी आ गया। ठीक है, तो ये अपना 0.243 यहाँ से आया, 0.138 यहाँ से आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोर्स एक्सपोजर रेट कैलिब्रेशन की। ठीक है, तो अपना क्या होता है एक्सपोजर रेट कैलिब्रेशन कैसे करना है। एक्सपोजर रेट, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश द एक्सपोजर रेट कैलिब्रेशन फॉर सम ऑफ द ब्रैकीथेरेपी सोर्सेज। तो एक्सपोजर रेट कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड ब्रैकीथेरेपी सोर्सेज के लिए उन्होंने करा। तो इसके अंदर आ गया अपना रेडियम 226, कोबाल्ट 60, सीजियम 137 और इरेडियम 192 का अपन ने इस्तेमाल करा। द NIST का मेथड कंसिस्ट ऑफ कैलिब्रेटिंग अ वर्किंग स्टैंडर्ड फॉर ईच टाइप ऑफ ओपन एयर ज्योमेट्री, a series of special graphite cavity chambers. A given source is then calibrated by intercomparison with the working standard of using a 0.5 ll spherical aluminum ionizing chamber. तो given source को अपन ने calibrated करा at using the working standard of 0.5 लीटर एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड आयनाइजिंग चैम्बर, उसको अपन ने डिस्टेंस करा 1 मीटर पे। एक सिमिलर प्रोसीजर परफॉर्म करा हुआ कैलिब्रेटिंग द रेडियम सोर्स एक्सेप्टिंग द वर्किंग स्टैंडर्ड accepting the working standard of radium has been calibrated in terms of actual mass of radium. Because of their low energy and exposure life, the iridium is calibrated slightly different. A complete source about 50 seats is calibrated in exposure rate of 1 meter in open air scatter free geometry in terms of cesium 137 using spherical graphite chamber. Each seed is measured individually in well type ionization chamber. This well type ion now serve as a working standard of calibration इरेडियम सीड्स। ठीक है, तो अपन अब इसमें वेल टाइप आयनाइजेशन चैम्बर को ही इस्तेमाल
करते हैं। क्या होता है अपन आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। रेडियम आर कैलिब्रेटेड एंड निस्ट इन टर्म्स ऑफ exposure rate in free space of the 1 meter using a free air ionizing chamber फॉर रूटीन कैलिब्रेशन वेल टाइप आयनाइजेशन चैम्बर इन यूज़। ठीक है, तो अपन अगर रूटीन कैलिब्रेशन कर रहे हैं ना, वेल टाइप आयनाइजेशन चैम्बर अपना यूज़ करा जाता है एंड यूज कैलिब्रेशन मेंटेन बाय द फ्री एयर चैम्बर एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब एक बार मान लो अपन जैसे भी जहाँ पर भी सबसे प्राइमरी स्टैंडर्ड हो जाए, मान लो बार की लेबोरेटरीज वगैरह हो गई, वहाँ पे क्या होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे फ्री एयर आयनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है, वहाँ से वेल टाइप को अन्य सेकेंडरी कैलिब्रेटेड करके लाते हो, वहाँ से जो बनते हैं वो अपने वेल टाइप आयनाइजेशन चैम्बर के तौर पर काम में आता है। द कैलिब्रेशन ऑफ द क्लिनिकल सोर्सेज शुड बी directly traceable to NIST and APPM in ADCL. It means the source can be calibrated direct comparison with, है ना। तो जो अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड वाइक्लो, तो वो क्या होता है डायरेक्टली ये सारे ट्रेसेबल होते हैं इनके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और APM ADCL से भी होता है, ठीक है। निस्ट या फिर ये कैलिब्रेशन जो टेक्निक्स होती है ना, ये दोनों ही क्या कर सकती है, सेम ये कैलिब्रेट करती है सेम काइंड को, सेम रेडियो न्यूक्लियोटाइड या सेम एनकैप्सुलेशन शेप एंड साइज को। इट इज़ अ वेल टाइप आयनाइजेशन चैम्बर इज यूज, इट शुड बी बियर अ कैलिब्रेशन फैक्टर डिफाइंड बाय द निस्ट और ADCL। अपन पढ़ते हैं इसके अंदर अपन कौन कौन से चैम्बर का अपन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आता है अपने पास एक्सपोजर रेट कैलिब्रेशन का। तो एक्सपोजर रेट कैलिब्रेशन के अंदर अपने दो टाइप के आते हैं, एक तो होता है अपने पास पॉइंट मेजरमेंट और एक होता है अपने पास वेल टाइप आयनाइजेशन चैम्बर, ठीक है। तो अपने पास दो ही चीज़ आती है, एक होती है ओपन एयर मेजरमेंट या फिर अपन को इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी मैं लिख देता हूँ। ओपन मेजरमेंट को अपन अपना दूसरा नाम आ जाता है इसके अंदर अपना पॉइंट मेजरमेंट, पॉइंट मेजरमेंट, ठीक है। तो अपन इसको दोनों पॉइंट में कैसे भी इसको करके लिख सकते हैं। तो फिगर 5.7, फिगर 15.7, तो ये जो अपना फिगर है 15.7, तो ये अपना क्या बता रहा है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक ड्राइंग फॉर ओपन एयर चैम्बर के हिसाब से बता रहा है। देखो मैं आपको समझाऊँ, फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ द ब्रैकीथेरेपी सोर्स। तो अब इसकी एक बार अपन डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अपन ने बेसिकली ये कोई एक्सपोजर रखा, अपन ने मान लो रेडियो एक्टिव रेडियम रख दिया है ना। द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ द लार्ज सोर्स टू आयन चैम्बर, रिलेटिव डिस्टेंस फॉर द सोर्स एंड डिटेक्टर डायमेंशन। तो ये अपना जो सोर्स है उसको अपन ने एक यू ऐसे, है ना, चांद जैसा जो अपना स्टैंड था, इसको अपन ने किसी स्टैंड पे प्लेस कर दिया। और दूसरा अगर अपन ने देखे तो अपना जो मतलब ये जो अपना क्या बोले डिटेक्टर है, ये अपना क्या है, अपन ने इसको एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर रख दिया, जो कि क्या अपनी रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। ये लार्ज कितनी रख दी अपन ने, डिस्टेंस रख दिया अपन ने इसका 100 मीटर, ठीक है, सॉरी 1 मीटर, ठीक है। तो अपने डिस्टेंस क्या रखा इसका 1 मीटर, ये अपन ने उस डिस्टेंस पे इसको प्लेस कर दिया। फॉर द सोर्स एंड डिटेक्टर डायमेंशन, द apparatus is set as far away as possible from potential scatter surface। तो इसमें अपना जो apparatus है इसको अपन ने क्या करा, जितनी दूर हो सकता है उतनी दूर पॉसिबल रखा, और क्या रखा, पोटेंशियल स्कैटर सरफेस के तौर पे रख दिया। बिकॉज ऑफ द आउटपुट ऑफ द ब्रैकीथेरेपी सोर्सेज इज लो एट लार्ज डिस्टेंस। तो क्या बोल रहा है, जो ब्रैकीथेरेपी सोर्स है उसका जो आउटपुट होगा वो अगर मान लो ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो कम होगा। द चैम्बर वॉल्यूम शुड बी लार्ज। तो इसकी वजह से अगर मान लो ये ब्रैकीथेरेपी के मान लो ये डोज यहाँ पर आते 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 जो डोज है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ से आते आते तो मान लो जो डोज है वो डिक्रीज़ हो गई बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से अपन को जो बची कुची डोज है उसको अच्छे से मेजर करना है, तो अपन ने इसको जो चैम्बर वॉल्यूम है उसको क्या रख दिया, लार्ज रख दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 ml और लार्जर। द सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो वुड बी 100:1 शुड बी अचीवेबल। अगर सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है तो वो 100:1 अचीवेबल है। बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग द गुड ज्योमेट्रिक कंडीशन, द ओपन एयर मेथड इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ठीक है। तो अपन क्या गुड ज्योमेट्रिक कंडीशन अपनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अपन ओपन एयर मेथड क्या है,
टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, सो इट इज़ नॉट यूज फॉर रूटीन कैलिब्रेशन चेक इन में बिजी डिपार्टमेंट। अगर अपना बिजी डिपार्टमेंट है तो अपन इसके अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर मान लो, चलो इसमें अपन 2 केस लेते हैं। अगर मान लो अपना एक केस 1 लेते हैं, है ना, अपन इसके अंदर 2 केस ले लेते हैं। अगर अपना जो डिस्टेंस है, वो मोर देर है अपने पास 1 मीटर से, ठीक है। तो अगर इसकी वजह से क्या होगा, अपना पास क्या होगा, लॉस ऑफ रेडिएशन होगा, ठीक है। अगर अपना डिस्टेंस क्या है 1 मीटर से ज़्यादा है तो अपना क्या होगा, लॉस ऑफ रेडिएशन होगा। क्योंकि अपन को पता होता है कि जो रेडिएशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² में। तो अपना क्या हो जाएगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ लग जाएगा, ठीक है। 1/r² के बराबर होता है तो अपना इन्वर्स स्क्वायर लॉ लग जाएगा। और अगर अपना डिस्टेंस है ना, अगर अपना डिस्टेंस क्या होता है, जो अपना डी वो लेस देन होता है 1 के, है ना। तो क्या होगा अपने पास, अगर डिस्टेंस लेस देन 1 है, पहला होगा अपने पास ट्रांसमिशन, दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन, और तीसरा होगा अपने पास ब्रैग रे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसलिए अपन क्या रखते हैं, सिर्फ 1 मीटर का ही डिस्टेंस अपन इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। ना 1 मीटर से ज़्यादा, ना 1 मीटर से कम, ठीक है। और हाई चेंबर वॉल्यूम क्यों रखते हैं, ताकि अपन जो रेज है वो अपन सारी डायरेक्शन में इसको मेज़र कर सके, क्योंकि जो सोर्स है वो सब जगह से रेज निकालेगा। नेक्स्ट अपना आता है वेल टाइप आयनाइजेशन चैम्बर। तो वेल टाइप आयनाइजेशन चैम्बर क्या होता है, द रूटीन कैलिब्रेशन ऑफ ब्रैकीथेरेपी सोर्सेज इज कैरीड आउट बाय द रिट्रेंस टाइप आयनाइजेशन चैम्बर इन विच वॉल ऑफ चैम्बर सराउंडिंग द सोर्स विच इज अप्रॉक्सीमेटली 4 पाई मेजरमेंट ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसमें अपन क्या बोलते हैं कि अपन जो रूटीन, ये क्या होता है, रूटीन कैलिब्रेशन के काम में आता है, ठीक है। तो रूटीन चैम्बर के इसके अंदर अपन मान लो, जैसे आपको पता है कि भाई जो सिलेंड्रिकल होता है उसका अगर मान लो अपन को एरिया निकालना है तो क्या होता है 2πr/h+r। कर सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h। और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम अपना क्या होता है πr² होता है, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास से, ये अपने पास चारों शील्ड है ना, अपने पास चारों वॉल है। तो ये क्या होती है, जो अपनी ज्योमेट्री निकालने काम में आती है। ये जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, अपनी 4 पाई ज्योमेट्री, ठीक है। तो जो अपना ज्योमेट्री होता है वो अपना 4 पाई मेजरमेंट निकालने के काम में आता है। बिकॉज एग्जाम्पल ऑफ सब चैम्बर इज डिजाइन बाय द ब्रिटिश नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। तो ये जो चैम्बर है किसने डिज़ाइन करा, ब्रिटिश नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में, ठीक है। सर एग्जाम्पल ऑफ सच चैम्बर आर, अच्छा, द रिट्रेंच चैम्बर डिजाइन बाय द रेडियोलॉजिकल फिजिक्स सेंटर 32 स्पेरिकल एल्यूमिनियम चैम्बर डिजाइन बाय द निस्ट। तो स्पेरिकल एल्यूमिनियम चैम्बर इसको अपन ने डिज़ाइन करा बाय निस्ट, ठीक है। तो ये निस्ट ने डिज़ाइन करा। और इट इज़ कमर्शियली अवेलेबल डोज कैलिब्रेटर, ठीक है। तो कमर्शियली अवेलेबल डोज कैलिब्रेटर इसकी 34 to 36 आ जाता है। फिगर 15.8 शो सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द डोज कैलिब्रेटर। तो फिगर जो अपना 15.8 है ये अपना पूरा एक सिस्टमेटिक डायग्राम है एक बेसिकली डोज कैलिब्रेटर का, ठीक है। दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम वॉल आयन चैम्बर, ठीक है। जिसमें अंदर जो वॉल है, ये जो वॉल है किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम फिल्ड, है ना। ये एल्यूमिनियम की भरी हुई वॉल होती है। और इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, आर्गन गैस भरी हुई होती है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, गैस भरी हुई होती है आर्गन गैस। और इसके अंदर ना तो कहाँ थे हम आ गए थे अपने द डोज के। देखो इसमें क्या होता है, आर्गन गैस भरी हुई होती है, यहाँ तक अपन को समझ में आ गया था। और दूसरा क्या होता है, द कलेक्टर पोटेंशियल इज सप्लाइड टू द चैम्बर इज अबाउट 150 वोल्ट। तो जो कलेक्टर चैम्बर है किसके अंदर जो कलेक्टिंग पोटेंशियल है वो कितने कितना डाला, 150 वोल्ट का डाटा। द सोर्स होल्डर डिवाइस टू रिप्रोड्यूस द सोर्स ज्योमेट्री इन रिलेशन टू द
सराउंडिंग चेम्बर वॉल, ठीक है। जो सोर्स होल्डर है वो अपन ने क्या करा, इसको अपन ने डिवाइस मतलब ऐसे लटका के रखा ताकि जो चारों तरफ से जो ज्योमेट्री है वो क्या रहे, इक्वल रहे, ठीक है। The dose calibrated traditionally used for assay of radiopharmaceuticals in which the dosimetry response is interpreted the activity occurring in millicuries. These activity calibration of various isotopes are based on relatively chamber response measured by intercomparison with the respective standard calibrated by NIST, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, तो उन्होंने क्या करा, स्टैंडर्ड टेक्निक है, उनके जो स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन है उसके अपन ने क्या करा, अलग अलग आइसोटोप से चैम्बर रेस्पॉन्स है वो अपन ने मेजर करा। हाउएवर दीज स्टैंडर्ड आर यूज इन फॉर्म ऑफ एक्वस सस्पेंशन ऑफ आइसोटोप, ठीक है। जो ये क्या है, एक्वस सस्पेंशन आइसोटोप का जो कि सील्ड होता है इन अ ग्लास एम्प्यूल। दिस वेंडर कैलिब्रेशन, ठीक है, ये आपको डायग्राम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। और फिर क्या बोल रहे हैं, दिस वेंडर कैलिब्रेशन आर इंस्ट्रूमेंट आर नॉट वैलिड फॉर ब्रैकीथेरेपी सोर्सेज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन कंस्ट्रक्शन इन बिटवीन ब्रैकीथेरेपी इन स्टैंडर्ड सोर्सेज, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो वेंडर कैलिब्रेशन है कि अब वैलिड नहीं माने जाते सोर्सेज के लिए, क्योंकि क्या होता है इनमें ब्रैकीथेरेपी स्टैंडर्ड सोर्सेज के बीच में कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस रहता है। इवन द प्रैक्टिस ऑफ द यूजिंग द रेडियम स्टैंडर्ड फॉर कैलिब्रेशन विद डिफरेंट सोर्सेज इन प्रॉन और सिग्निफिकेंट एरर्स, ठीक है। तो इस वजह से एरर्स आ जाते हैं बिकॉज ड्यू टू एनर्जी डिपेंडेंस ऑन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो एनर्जी डिपेंडेंस इंस्ट्रूमेंट की इसी वजह से क्या होता है, एरर्स आ जाते हैं। बिकॉज इन एडिशन द रेस्पॉन्स ऑफ द वेल चैम्बर आर नोन टू डिपेंड ऑन द सोर्स पोजिशन इन द वेल एंड ऑन द लेंथ ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो जो रेस्पॉन्स है चैम्बर वॉल चैम्बर्स का, किस पे डिपेंड करता है, सोर्स की पोजीशन पे, और दूसरा क्या डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी है सोर्स की। द करेक्शन फैक्टर मस्ट बी डिटरमाइंड ऑन दिस इफेक्ट आर ऑफ गिवन इंस्ट्रूमेंट एंड दिस टाइप ऑफ सोर्स कैन बी calibrated. The energy dependence of the chamber arises from absorption and scattering of photon and secondary electron on the chamber wall and gas. Besides the intrinsic energy dependence, oblique filtration through source encapsulation affect the chamber response, ठीक है। तो एनर्जी रिस्पॉन्स जो चैम्बर का किसकी वजह से आ रहा है कि भाई एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग हो रही है फोटॉन्स की और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं चैम्बर वॉल की गैस की, तो इसकी वजह से तो ऑब्लिक फिल्ट्रेशन थ्रू द सोर्स अफेक्ट द नंबर ऑफ चैम्बर रिस्पॉन्स अफेक्ट द बाय द फोटोन एब्जॉर्प्शन एंड प्रोड्यूस चेंजेस इन द एनर्जी स्पेक्ट्रम। तो ये क्या एनर्जी के स्पेक्ट्रम में चेंजेस प्रोड्यूस कर देता है और ये जो चैम्बर रिस्पॉन्स होता है फोटोन एब्जॉर्प्शन का वो भी अफेक्ट कर देता है। दिस इफेक्ट सोर्स कंस्ट्रक्शन has been studied in detail by the Williamson 3439 commonly used for brachytherapy sources। तो ये क्या होता है, इसको अपन ने चैम्बर रिस्पॉन्स इसको अपन ने डिटेल में स्टडी करा होता है। द ऑथर कंक्लूड इन दिस apparatus on one can count on the linear response with respect to the exposure rate given by the fixed energy। तो क्या बोल रहा है कि हम सब क्या कर सकते हैं कि लीनियर रिस्पॉन्स विद एक्सपोज टू द फिक्स एनर्जी फिल्ट्रेशन सोर्स पोजीशन वो पता कर सकते हैं। फॉर ईच आइसोटोप द एक्सपोजर कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड इज नीडेड, ठीक है। तो अपन को क्या चाहिए, एक्सपोजर कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड अपन को चाहिए होता है। दिस स्टडी सपोर्ट द रिकमेंडेशन ऑफ ब्रैकीथेरेपी इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर रेट, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, इसमें जो अपना जो मैक्सिमम इसमें अपना जो निकाला जाता है वो क्या निकाला जाता है, अपने पास मैक्सिमम रेस्पॉन्स पॉइंट निकाला जाता है, ठीक है। तो अपना सबसे पहले क्या निकाला जाता है, मैक्सिमम रेस्पॉन्स पॉइंट, ठीक है। इसको एक बार लिख देते हैं अपन, मैक्सिमम रेस्पॉन्स पॉइंट। तो अपना जो मैक्सिमम रेस्पॉन्स पॉइंट होता है तो ये क्या होता है कि जो ये वो पॉइंट होता है जो उसको मैक्सिमम डोज कहीं उसको मिलती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम रेस्पॉन्स पॉइंट होता है, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें 3 से 5 रीडिंग लेता है। दूसरा अपन क्या करते हैं, इसके अंदर 3 से 5 रीडिंग लेता है, ये अपन को पता होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, ये डोज मैक्सिमम मेजर करने के काम में आता है। तीसरा अपन इसको डोसीमेट्री फॉर्म में लेता है। तो इसका अगर मैक्सिमम रेस्पॉन्स पॉइंट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले अपने पास आता है आई, है ना। आई का मतलब होता है अपने पास मीटर रीडिंग, है ना, इनटू आता है अपने पास KTP, इनटू होता है KTP। ये क्या होता है, ये KTP होता है करेक्शन फैक्टर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो KTP अपना क्या होता है, करेक्शन फैक्टर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर इसके बाद आता है अपना NEL। ये नेल क्या होता है, ये अपना होता है इलेक्ट्रोमीटर कैलिब्रेशन मीटर। फिर अपना मल्टीप्लाई होता है, ये किस में आता है, NC होता है अपना चैम्बर कैलिब्रेशन फैक्टर, ठीक है।
तो ये NEL तो अपना क्या था, इलेक्ट्रोमीटर कैलिब्रेशन मीटर, और NC क्या है अपना, चैम्बर कैलिब्रेशन फैक्टर। फिर मल्टीप्लाई होता है और फिर क्या होता है अपना A, है ना, ये अपना A लिख देते हैं, A ऑफ आयन। ठीक है, A ऑफ आयन ये अपना क्या होता है, आयन रिकॉम्बिनेशन करेक्शन फैक्टर। ठीक है, एट द टाइम ऑफ चैम्बर कैलिब्रेशन। तो चैम्बर कलेक्शन के टाइम पर जितना भी आयन रिकॉम्बिनेशन का करेक्शन फैक्टर था वो क्या, वो किससे रिप्रेजेंट करता है, A ऑफ आयन से। फिर अपन ने इसमें लिखते हैं जो कि होता है P ऑफ आयन। ठीक है, सॉरी, P ऑफ आयन। ये P आयन क्या होता है, ये होता है अपना चैम्बर रिकॉम्बिनेशन फैक्टर एट द टाइम ऑफ सोर्स कैलिब्रेशन। तो P आयन क्या होता है, इट इज़ द आयन रिकॉम्बिनेशन फैक्टर एट द टाइम ऑफ सोर्स कैलिब्रेशन। ठीक है, ये आपको, ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपन डोज डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो डोज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैलकुलेट करने का अपना तरीका आता है। सबसे पहले होता है अपना एक्सपोजर रेट। तो जो एक्सपोजर रेट होता है, तो एक्सपोजर रेट डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द लीनियर ब्रैकीथेरेपी सोर्स कैन बी कैलकुलेट यूजिंग द सीवर्ट इंट्रीगल। ठीक है, तो उसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूजिंग द सीवर्ट इंट्रीगल इंट्रोड्यूस बाय द सीवर्ट इन 1921। तो इस मेथड में consist of dividing the line source into the small elementary source and applying the inverse square law and filtration correction of each। तो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो अपना लाइन सोर्स है, अच्छा ये देखो, ये अपना एक लाइन सोर्स है ना, ये जो अपना लाइन सोर्स है इसको अपन क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट रहे हैं। ठीक है, इसको अपन क्या एलिमेंट्री सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपना डी वाई जो डी डिफरेंशियल का अपन इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये अपना क्या कर रहा है, छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट्स में अपन इसको बांट रहे हैं और इसकी अपन लिमिट लगा देंगे। और दूसरा अपन क्या लग रहा है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ फिल्ट्रेशन करेक्शन हर एक पे लगा देंगे। और कंसीडर अपन एक सोर्स की एक्टिव लेंथ करी L, फिल्ट्रेशन का अपन इस्तेमाल करा T, एक्सपोजर रेट DI अपन ने बताएंगे एट P ऑफ X बाय कंट्रीब्यूटिंग द सोर्स एलिमेंट ऑफ लेंथ DX इज गिवन बाय। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है, डी ऑफ आई जो है, जो अपना डी ऑफ आई क्या बता रहा था, अपना एक्सपोजर रेट। तो जो एक्सपोजर रेट है वो अपना क्या है, एक तो एक्टिव लेंथ अपॉन डिस्टेंस इनटू एक्सपोजर रेट कांस्टेंट इनटू DX। DX की अपनी जो एलिमेंट्री लेंथ है ना, इनटू 1/r²। ठीक है, जो अपने डिस्टेंस थी 1/r² डॉट एक्सपोनेंशियल में ले लिया मैंने म्यू टी सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा अपने कैसे आया, ठीक आ गया होगा, वेयर ए एंड गामा आर द एक्टिविटी एक्सपोजर रेट कांस्टेंट ऑफ द अनफिल्टर सोर्स एंड म्यू डैश इज द इफेक्टिव एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ द फिल्टर। जो अपन ने ये जो म्यू डैश है ये क्या अपना इफेक्टिव एटेन्यूएशन कोफिशिएंट है, और अपना ए और ये अपना गामा, ए और अपना गामा ये क्या है, एक्टिविटी है, और क्या है दूसरा एक्सपोजर रेट कांस्टेंट है। तो इसकी वजह से अब अपना देखो, अब अपने फॉर्मूले कौन कौन से निकले, पहले तो निकला आर। आर क्या है, आर इज इक्वल टू वाई सेक थीटा। तो अपना ये जो वाई है ना, वाई से अपन ने क्या लगा दिया, सेक थीटा, मतलब एक थीटा एंगल पे अगर अपन इसको ले गए तो ये क्या हो गया, वाई सेक थीटा आर हो गया। और दूसरा अगर एक्स ले, तो एक्स ले तो क्या हो गया, वाई को अपन ने टेन थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और dx को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया y इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा से। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5.9 अगर अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट का मतलब इसको अपन लिमिट लगा देते हैं, तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, इसके ऊपर ये एक्सपोजर रेट कांस्टेंट, ये इसके साथ हो जाएगा एल है। अच्छा, इसको अपन dx को इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, हाँ 1/r, आर आर की जगह अपन ने वाई सेक थीटा लगा दिया। ठीक है, तो वाई तो इधर आ गया और सेक थीटा, तो सेक थीटा चला गया अपना, सेक थीटा कहाँ गया, फिर अपना, अच्छा इसको अपन इंटीग्रेट कर दिया, म्यू माइनस म्यू डैश सेक थीटा और डी थीटा को अपन ने लगा दिया।
But Seward integral law can be evaluated by numerical methods. If the source intensity is specified in terms of exposure rate x at a specified distance s, ठीक है, तो अगर अपन ने सोर्स की जो इंटेंसिटी है उसको अपन रिप्रेजेंट कर दे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर रेट, ठीक है, तो सोर्स की इंटेंसिटी को अपन ने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया एट ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस फार फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, तो एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस जिसमें एस जो है वो बहुत 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 ज़्यादा है, तो सीवर्ट लॉ को अपन कैसे लिख सकते हैं, एलवा तो एलवा की जगह आ जाएगा, जो अपना एक्टिव लेंथ है, जो अपनी एक्टिव लेंथ है वो किसकी आ जाएगी, एक्सपोजर रेट एक्स और स्पेसिफाइड डिस्टेंस, ठीक है, एक्सपोजर रेट कौन सा एक्सपोजर रेट पे आ जाएगा और एक्टिव लेंथ ये अपनी जो डिस्टेंस है उसके बराबर आ जाएगी। तो म्यू देखो एक बार क्या होगा, डॉट म्यू टी, तो इंटीग्रल लगा दिया ई ऑफ म्यू टी सेक थीटा डी थीटा। अल्टरनेटली द सोर्स स्ट्रेंथ इज स्पेसिफाइड टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ रेडियम एम क्यू इन सच दैट एक्स एक्स इज इक्वल टू, देखो अगर अपन सोर्स स्ट्रेंथ को अपन इक्विवेलेंट मास ऑफ रेडियम में लिखे तो एक्सपोजर रेट किसके बराबर हो गया, एम ऑफ क्यू इंटू एक्सपोजर रेट कांस्टेंट ऑफ रेडियम, तो ये कितना हो गया, एम क्यू अपॉन एक्सपोजर रेट कांस्टेंट ऑफ रेडियम अपॉन एल वाई डॉट ई इज इक्वल टू म्यू टी डॉट इंटीग्रल लगाया इज इक्वल टू म्यू टी सेक थीटा डी थीटा। अगर अपन सोर्स स्ट्रेंथ को स्पेसिफाइड कर देता एयर कर्मा स्ट्रेंथ, अगर अपन सोर्स स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई कर दे एयर कर्मा स्ट्रेंथ, तो आई एक्स वाई इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, एस के अपॉन एल वाई डब्ल्यू अपॉन ई, ठीक है, ये अपना ऊपर वाला फॉर्मूला एक बार अपन ने जो एक्सपोजर रेट कॉन्स्टेंट को अपन ने लिखा था वो वाले एक्सपोजर रेट और कर्मा वाला वो जो रिलेशन था, तो इसको अगर अपन लिखे तो एस के अपॉन एल वाई डब्ल्यू अपॉन ई इज इक्वल टू ई डॉट म्यू टी, इंटीग्रल लगा दिया ई डॉट म्यू टी सेक थीटा डी थीटा। सेवरल एडिशन करेक्शन अप्लाई टू कंप्यूट द exposure rate accurately using the Seward integral. The correction for self absorption in the source material, although small for clinical sources, has been used by Shellac and Stovall. Wall thickness T should be corrected for the internal radius of the source because some photon transfers the thickness or filter greater than radial thickness of the wall. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो वॉल थिकनेस है T वो क्या वो होनी चाहिए, इट शुड बी करेक्टेड फॉर इंटरनल रेडियस ऑफ द सोर्स, वॉल थिकनेस सही होनी चाहिए क्योंकि कुछ फोटोन्स क्या रह रहे हैं ये ट्रांसफर हो जाता है थिकनेस ऑफ द फिल्टर ग्रेटर देन रेडियल थिकनेस ऑफ द वॉल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सोर्स एंड फिल्ट्रेशन द एनर्जी स्पेक्ट्रम में बी सिग्निफिकेंटली अल्टर बाय द फिल्टर। तो डिपेंड करता है कि भाई सोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन का टाइप क्या है, एनर्जी स्पेक्ट्रम को अपन सिग्निफिकेंटली अल्टर कर देते हैं बाय द फिल्टर, नॉट ओनली एज द इफेक्टिव एटेन्यूएशन कोफिशिएंट नीडेड बट ऑल्सो द कोफिशिएंट वेरीज विथ फिल्टर थिकनेस। तो इसका बोल कि जो इफेक्टिव एटेन्यूएशन कोफिशिएंट अपन को चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन ये कोफिशिएंट क्या करता है, वेरी करता है विद द फिल्टर थिकनेस। दिस प्रॉब्लम बिकम मोर सेवियर विद द इफेक्ट ऑफ oblique filtration are considered. In the case of radium-226 encapsulated platinum, major value of mu may be used if the data is not available for the given source filter combination. Calculated value have to be used. Williamson give the following expression mu as a function of filter thickness d. तो जो अपना म्यू डी है ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू -1/d एन सिम्मा पी आई म्यू अपॉन ई ऑफ एयर माइनस म्यू टू डी और सिम्मा म्यू अपॉन एफ एयर, जिसमें पी डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ फोटोन, एनर्जी इमिटेड कर रहा है एनर्जी एमिटेड पर डिसइंटीग्रेशन, ये अपना स्टॉपिंग मास एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, एयर फॉर फोटोन ऑफ एनर्जी ई आई। Because of the Seward integral uses energy absorption coefficient, the underlying absorption of the emit energy influence exponentially attenuated by the filter thickness transfers by the photon. It is approximately has been shown to the work well for radium-226 and iridium-192 seeds in the region bounded by the active source length. ठीक है. However, Monte Carlo stimulation have shown the beyond the end of the active source region. The Seward approach include the significant error and practically break down the extreme oblique conditions. नेक्स्ट आता है अपना इफेक्ट ऑफ इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ का क्या इफेक्ट है, तो फिगर 15.11, तो जो अपना 15.11 है, ठीक है, तो ये बता रहा है एक्सपोजर रेट का डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन जा रहा है। तो एक तो अपना पॉइंट सोर्स का है और एक अपना
लीनियर सोर्स है, तो अपनी जो ब्लू लाइन है वो अपनी पॉइंट सोर्स की बता रही है और जो अपनी रेड लाइन है वो लीनियर सोर्स की बता रही है। तो कंपेयर द रेडियल एक्सपोजर रेट डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन सोर्स ऑफ रेडियम विद द पॉइंट सोर्स ऑफ रेडियम। तो अपन ने क्या करा, ये जो फिगर है ये अपना क्या बता रहा है, पॉइंट सोर्स ऑफ रेडियम और लाइन सोर्स ऑफ रेडियम के बीच में डिफरेंस बता रहा है। एक्सपोजर रेट डिस्ट्रीब्यूशन वो फिल्टर, इन दोनों को फिल्टर करा गया अपने पास 1 mm प्लेटिनियम में, वेयर द कर्व ऑफ पॉइंट सो रिप्रेजेंट द इनवर्स स्क्वायर लॉ फंक्शन। दोनों ही क्या कर रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द लीनियर वाज ऑब्टेन्ड यूजिंग द सीवर्ट इंटीग्रल, तो लीनियर सोर्स कर्व बनाया गया यूजिंग द सीवर्ट इंटीग्रल ही बताया गया। एक्सपोजर रेट कांस्टेंट फॉर रेडियम 226 विद प्लेटिनियम 1 mm वाज अज्यूम टू बी द 7.71 रॉन्जन सेंटीमीटर स्क्वायर मिलीग्राम पर आर। तो उसमें जो अपना एक्सपोजर रेट कांस्टेंट है रेडियम 226 और प्लेटिनियम वो कितना रिप्रेजेंट करा गया, 7.71 रॉन्जन सेंटीमीटर स्क्वायर मिलीग्राम पर आर। It is evident from the figure 15.11 that for the linear source the exposure rate is less than the predicted from the inverse square law। तो क्या करा गया, इस ये एविडेंट है कि जो लीनियर द एक्सपोजर रेट कांस्टेंट ये लेस है एज प्रेडिक्टेड बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ, स्पेशली एट द पॉइंट close to the source. It is expected because the photon reaching the point from the source extremity travel large distance and subject ऑब्लिक फिल्ट्रेशन। ये अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो फोटोन है वो इन पॉइंट्स पे आता है और सोर्स एक्सट्रीमिटीज़ के बाद क्या होता है, लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ऑब्लिक फिल्ट्रेशन सफ़र करता है, जो कि ज़्यादा होती है रेडियल वॉल थिकनेस से। एज द डिस्टेंस इज इंक्रीज दिस इफेक्ट ऑफ द लीनियर सोर्स अप्रोचेज दैट ऑफ पॉइंट सोर्स एंड देयरफॉर द एक्सपोजर रेट कर्व अप्रोचेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, एब्जॉर्ब डोज इन टिश्यूज। तो ये क्या बोल रहा है, एब्जॉर्ब डोज द सीवर्ट इंटीग्रल लॉ गिव द एक्सपोजर रेट डिस्ट्रीब्यूशन इन एयर and this Seward integral gives the exposure rate distribution in air and consider only the इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड फिल्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, तो सीवर्ट इंटीग्रल लॉ क्या बता रहा था, ये क्या बता रहा था कि जो एक्सपोजर रेट है वो एयर में डिस्ट्रीब्यूशन कितना और क्या इस इनवर्स स्क्वायर लॉ फिल्ट्रेशन इफेक्ट ही बता रहा था। लेकिन अपन जैसे मान लो सोर्स को टिश्यू में इम्प्लांट करते हैं तो अपन को क्या कंसीडर करने की ज़रूरत है कि अपन को एटेन्यूएशन एज वेल एज स्कैटरिंग ये भी क्या होती है सराउंडिंग टिश्यूज़ में होती है, तो ये अपन को कंसीडर करने की ज़रूरत है। The exposure rate calculated in the point in tissue can be converted into absorbed dose by the using the appropriate Röntgen to red factor। तो उसमें जो absorbed dose है इसको अपन जो point tissue में अपन convert करते हैं ये यूज़ करनी चाहिए using the Röntgen to red factor। Several investigators have experimentally determined the ratio of exposure in water to air as a function of distance in the number of isotope। तो क्या होता है, कुछ investigator ने experimentally determine करा ratio of exposure to the water to the exposure of air is a function of the distance of number of isotopes। ठीक है, तो इन्होंने क्या रिप्रेजेंट करा कि जो जो अपना वाटर एक्सपोजर है वाटर टू एयर है ना, वाटर टू एक्सपोजर इन एयर ये क्या होता है, इट्स अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फॉर द नंबर ऑफ आइसोटोप बिकॉज ऑफ द लार्जर डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक है, दो मीजनबर्ग फार्मूला 3 ऑर्डर पॉलिनोमियल टू फिट द एवरेज ऑफ देयर थियोरेटिकल एंड ऑल द अवेलेबल एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो अगर क्या हो रहा था अपने क्या हो रहा था वेरिया जो भी अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंटल डेटा के बीच में क्या हो रही थी डिस्क्रिपेंसी हो रही थी, तो मीजनबर्ग ने क्या करा, तो ये इन्होंने थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल बनाया। ठीक है, उन्होंने क्या करा जो कि सारे थियोरेटिकल और अवेलेबल एक्सपेरिमेंटल डेटा में फिट बैठता है। दिस पॉलिनोमियल कॉमनली यूज फॉर रूटीन कैलकुलेशन ऑफ एब्सॉर्ब डोज इन द टिश्यू इन वेरियस कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, वेब एंड फॉक्स कैलकुलेट द डोज डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द पॉइंट गामा रे एमिटर्स इन वाटर एंड मोंटे कार्लो मेथड। तो इसमें अपने क्या बोल रहा है कि जो वेब और फॉक्स इन्होंने डोज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करा अराउंड द पॉइंट गामा रे एमिटर इन वाटर और मोंटे कार्लो मेथड से। तो ये रिजल्ट क्या हुए, ये एग्री वेरी वेल हुए यूजिंग द मीजनबर्ग एवरेज और सिलेक्टेड कर्व के। द रेडियल डिपेंडेंस ऑफ द डोज इन वाटर मीडियम द इनवर्स स्क्वायर लॉ रिमूव्ड कैन बी रिप्रेजेंट बाय द dr BTE अपॉन म्यू एक्स। ठीक है, तो रेडियल डिपेंडेंट डोज वाटर मीडियम में किसकी है, पर इनवर्स स्क्वायर लॉ लगा दे तो ये इसके बराबर हो जाता है। वेयर म्यू क्या डिपेंड करता है अपने लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, बी आर क्या है बिल्डअप फैक्टर फॉर डिस्टेंस आर फ्रॉम द सोर्स। द एक्सप्रेशन सिमिलर टू द रेशियो ऑफ एक्सपोजर वाटर टू द एयर। और बी आर को अपन इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, बी आर को अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस के ए म्यू आर अपन के बी, जिसमें के और के बी क्या कॉन्स्टेंट है Correlation or Young has fitted the Monte Carlo data of Webb and Fox determine the constant Ka and Kb for the given table points we
द कर्व कैलकुलेटेड बाय द ऑथर। सो अपन ने क्या करा, फिगर 15.2 ये क्या शो कर रहा है, फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस एचुनेशन ऑफ प्राइमरी फोटोन इज वेरी मच कंपेंसेटेड फॉर बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्कैटर फोटोन एंड रिजल्ट द एक्सपोजर ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट एक्सपोजर ऑफ एयर एट अ सेम टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, ये कंट्रीब्यूशन बता रहा है फॉर द स्कैटर फोटोन। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सपोजर ऑफ वाटर किसके इक्वल है, एक्सपोजर ऑफ एयर के एट अ सम पॉइंट। हाउएवर द टिश्यू एटेन्यूएशन ओवरटेक द स्कैटरिंग एट अ लार्ज डिस्टेंस। तो ठीक है, कि क्या बोल रहा है, जो टिश्यू एटेन्यूएशन है ये क्या कर रहा है, स्कैटरिंग करता है लार्ज एंगल पे। फॉर द रेडियम सोर्सेज द नेट डिस्ट्रीब्यूशन इज अबाउट 1% सेंटीमीटर इंटरवेंटिंग टिश्यू अप टू 5 सेंटीमीटर। तो नेट रिडक्शन है वो कितना है, 1% ऑफ द इंटरवेंटिंग टिश्यू अप टू 5 सेंटीमीटर है। इट इज़ इंस्ट्रक्टिव टू स्टडी डोज फॉल ऑफ द डिस्टेंस इन टिश्यू। ठीक है, तो जो डोज फॉल ऑफ है डिस्टेंस इन टिश्यू का, इसका इस फिगर 15.3 इट इज़ अ प्लॉट 15 हाँ